हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे मैराथन का सेशन चल रहा है, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री का मैराथन सेशन कंप्लीट कर लिया है। मेडुअल हिस्ट्री के मैराथन सेशन में हमने 2 पार्ट के वीडियोस ले आए हैं। ये कोशिश रहेगी कि लास्ट पार्ट रहे। तो अभी तक हमने क्या देखा? हर्षवर्धन के डिक्लाइनेशन के बाद नॉर्थ इंडिया अलग फेज में हो गई और साउथ इंडिया अलग फेज में हो गई। साउथ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ में क्या हुआ? कन्नौज को लेकर के ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, मतलब कि कन्नौज को लेकर के, मतलब 3 मेन डायनेस्टीज के बीच में कन्नौज को लेकर के लड़ाई हुई। कौन कौन सी तीनों डायनेस्टीज थी? पालास, राष्ट्रकूटास और गुर्जर प्रतिहारास। इन तीनों में कन्नौज को लेकर के अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया का सीन था। वहीं साउथ इंडिया में क्या हो रहा था? चोलाज रूल कर रहे थे, ठीक। फिर हुआ क्या? अरब का इन्वेजन हुआ नॉर्थ में, और धीरे धीरे करके ये जो किंगडम्स थे, ये जो डायनेस्टीज थी, वो डिक्लाइन कर गई और वहां पे अरब्स का रूल स्टार्ट हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले क्या आता है? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सैयद डायनेस्टी, और फाइनली फिफ्थ क्या है? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का क्या हुआ? रूलर्स केपेबल नहीं थे, बहुत ही ज्यादा इनकेपेबल थे। तो क्या हुआ? यहाँ पे बाबर ने इंडिया में अटैक किया और दिल्ली सल्तनत का जो पूरा राज्य था वो खत्म किया, और यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ। अच्छा, जब ये जो तुगलक, सैयद, लोधी, ये जब इंडिया में रूल कर रहे थे, तो ये पूरे इंडिया में रूल नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो छोटे छोटे किंगडम्स, जिसको हम रीजनल किंगडम नाम से जानते हैं, वो भी इमर्ज हुए। तो हमने रीजनल किंगडम्स को भी पढ़ रखा है। सेकंड पार्ट के वीडियो में हमने रीजनल किंगडम्स को भी अच्छे से पढ़ रखा है। रीजनल किंगडम्स भी इमर्ज हो रहे थे, ठीक है। ये कहाँ चला था? ये तो नॉर्थ इंडिया का सीन चला था। वहीं पे अब साउथ इंडिया में क्या हो रहा है? 2 मेन किंगडम, विजयनगर एम्पायर, और पहला तो विजयनगर एम्पायर, दूसरा बहमानी किंगडम इमर्ज किया, जो कि अच्छा खासा साउथ इंडिया में लंबे टाइम तक, लंबे वक्त तक रूल किया था, ठीक है। तो नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत चल रहा था और वहीं साउथ में विजयनगर एम्पायर और बहमानी एम्पायर धीरे धीरे करके इमर्ज हो रहे थे, ठीक। अब विजयनगर एम्पायर और बहमानी एम्पायर ये अभी चल ही रहा था, तो उसी टाइम पे क्या हुआ? भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। भक्ति मूवमेंट मतलब कि लोगों का भगवान के प्रति जो वो होता है रेस्पेक्ट और उन पर विश्वास, वो चीजें और बढ़ी और भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो इस वीडियो में हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे। फिर सूफिज्म। सूफिज्म भी क्या है? भक्ति मूवमेंट ही है, ठीक है, सूफिज्म। और लास्टली हम क्या पढ़ेंगे? मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा मेडुअल हिस्ट्री का भी सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश रहेगी कि एज अर्ली एज पॉसिबल मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का भी सेशन हमारे चैनल पे जल्दी आए, ठीक है। और इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, इसके भी हम रैपिड रिवीजन के कोर्स अपने चैनल पे जल्दी लाएंगे। चलिए हम वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और भक्ति मूवमेंट को समझते हैं। भक्ति मूवमेंट, लव एंड वर्शिप बियॉन्ड रिचुअल्स, मतलब कि जो पहले अभी रिचुअल्स वगैरह होते थे, बहुत सारे, जैसे कि सेक्रीफाइसेस होते थे, कहीं पे तो एनिमल्स के सेक्रीफाइसेस, कहीं ह्यूमन बीइंग के सेक्रीफाइसेस, ये सारे का ऊपर प्यार और विश्वास, भगवान के प्रति प्यार और विश्वास, श्रद्धा, ये सारी चीजें अब इमर्ज होने लगी, ठीक है। ये क्या था? एक भक्ति मूवमेंट एक रिलीजियस रिफॉर्म था ड्यूरिंग मेडुअल टाइम विच एम्फेसाइज सिंगल माइंडेड इंटेंस डिवोशन टू गॉड, मतलब कि भगवान के प्रति एक श्रद्धा, एक आस्था, पूरे तरीके से उनके प्रति विश्वास, ठीक है। ये क्या था? रिलीजियस रिफॉर्म था। भक्ति मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन इज थ्रू लव एंड वर्शिप। तो भक्ति मूवमेंट किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड था? कि भगवान और इंसान के बीच में जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता किस पे डिपेंड करता है? लव और वर्शिप पे, रेदर देन परफॉर्मिंग एनी रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज। मतलब कि रिचुअल्स या रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करने से ही भगवान और इंसान के बीच में रिश्ता नहीं बनता है, बल्कि भगवान और इंसान के बीच में जो रिश्ता बनता है वो प्यार पे, विश्वास पे, पूजा पे बनता है, ठीक है। ये जो फालतू के उस टाइम पे रिचुअल्स हुआ करते थे, सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, उस बेसिस पे गॉड और मैन के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनता है, ठीक। भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन कब हुआ था? हाँ, ओरिजिन तो ये मानते हैं कि भक्ति मूवमेंट का वेदास से ही ओरिजिन हुआ था, बट उसके बाद क्या हुआ था? धीरे धीरे करके, मतलब उतना ज्यादा ये प्रचलन में नहीं था भक्ति मूवमेंट। जो हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, उस टाइम में भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट हो गया था, वहां से ही ओरिजिन था। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन हो गया था, मतलब कि एकदम नॉर्मल हो गया था, लोग बहुत ज्यादा उस पर नहीं फोकस कर रहे थे। बट फिर से धीरे करके मेडुअल टाइम में ये क्या हुआ? और भी ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? शैव नयन्यार्स और वैष्णवाइट्स अलवार्स। तो जो शैविज्म को फॉलो करते थे, मतलब शिव जी की पूजा करते थे, उनको क्या कहते थे? नयन्यार्स। और जो वैष्णवाइट्स को फॉलो करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे, उनको अलवार्स। तो साउथ इंडिया में जो शैव नयन्यार्स थे और वैष्णवाइट्स अलवार्स थे, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, क्या? भक्ति मूवमेंट। और फिर धीरे धीरे करके ये हर रिलीजन में स्प्रेड हो गया था। तो पहले तो शैविज्म और वैष्णविज्म में ही था, बट फिर उसके बाद हर रिलीजन में ये
स्प्रेड हो गया था। इमोशनल साइड ऑफ वैष्णविज्म रिप्रेजेंटेड बाय अलवर्स थ्रू कलेक्टिव सॉन्ग्स प्रबंधन, इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वैष्णविज्म रिप्रेजेंटेड बाय आचार्यास। तो वैष्णविज्म के साइड से जो इमोशनल साइड दिखाया जाता था वो किसके द्वारा दिखाया जाता था, वो गाना वाना के थ्रू दिखाया जाता था, जिसको क्या कहते थे हम, प्रबंधम। ठीक है, क्या कहते थे, प्रबंधम। और जो इंटेलेक्चुअल साइड था वैष्णविज्म के द्वारा वो किसके थ्रू दिखाया जाता था, आचार्यास के द्वारा दिखाया जाता था। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट का जो बेसिक था वो हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति मूवमेंट में जो सेंट्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, नयनार्स और अलवर्स, जो कि अभी पीछे हमने देख ही लिया। नयनार्स कौन थे, जो शिव जी के डिवोटी थे, और अलवर्स जो विष्णु जी के डिवोटी थे। ठीक है, तिरुमुराई कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स ऑफ नयनार्स बाय द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ राजराज चोला फर्स्ट, नंबेनबार नाम्बी। तो तिरुमराई क्या है, नयनार्स के द्वारा एक कंपाइलेशन, राजराज चोला ने नयनार्स का जो हाइम था उसको कंपाइल करवाया था, जिसको क्या कहा गया था, तिरुमराई। ठीक है, डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड ऑफ सेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द वर्क तेवरम विच इज कॉल्ड द्रविड़ वेदा। तो इतना डिटेल में नहीं जानना है, ये ध्यान रखिएगा, द्रविड़ वेदा किससे रिलेटेड है, नयनार से रिलेटेड है। ठीक है, तिरुमराई किससे रिलेटेड है, नयनार से रिलेटेड। ठीक, यूपीएससी का मेन फोकस सिर्फ यहीं तक रहता है। नयनार्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्स का नाम यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि तिरुनीलकंठा, मेईपोरुल, विरल मिंडा, अमारनेड्डी, कराईकाल अमैयर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कराईकाल अमैयर जो थी ये एक विमेन थी। यहाँ से ये भी क्लियर हुआ ना कि उस टाइम पे सेंट्स वगैरह जो थे, मतलब कि साधु संत जो हुआ करते थे उसमें विमेन्स भी अलाउड थी। उसका एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है, कराईकाल अमैयर जो कि नयनार सेंट थी वो क्या थे, एक विमेन थी। ठीक है, तो आई होप नयनार वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। अलवर्स देखिए, अलवर्स का क्या है, दिव्य प्रबंधु कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स ऑफ अलवर सेंट्स पोएट। अलवर सेंट्स का कंपाइलेशन कहाँ पे है, दिव्य प्रबंधु। जैसे यहाँ पे तिरुमराई है, नयनार्स का तिरुमराई है, वैसे ही अलवर्स का क्या है, दिव्य प्रबंधु है। इनके इंपॉर्टेंट सेंट्स, अंदल, ओनली फीमेल अलवर सेंट्स हु इज रिफर टू एज मीरा ऑफ साउथ। जैसे पूछ सकता है मीरा ऑफ साउथ किसको कहते हैं, अंदल को। अंदल एक फीमेल अलवर सेंट थी। देखो नयनार्स में भी हमें विमेन सेंट देखने को मिली और वहीं पे अलवर्स में भी हमें विमेन सेंट्स देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट देखते हैं, तिरुमज्झिसाई अलवर, तिरुपम अलवर, नमलवार और कुलशेखरा। ये सारे इंपॉर्टेंट सेंट्स थे अलवर से। तो अंदल जो है उनके बारे में जरूर याद रखिएगा, इनको साउथ की मीरा भी कहा जाता था और ये ओनली फीमेल अलवर सेंट्स थी। ठीक, आई होप नयनार और अलवर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति मूवमेंट सेंट्स वर डिवाइडेड इनटू टू स्कूल्स। भक्ति मूवमेंट सेंट जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, कौन कौन सा, निर्गुण और शगुन। निर्गुण में क्या था, बिलीव इनविजिबल फॉर्मलेस गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। निर्गुण में क्या था, मतलब कि ऐसा जो भगवान का मूर्ति पूजन समझो, ऐसा कोई भगवान का फॉर्म वॉर्म नहीं है। ठीक है, निर्गुण का मानना था कि भगवान हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर तरह के होते हैं, ये फॉर्मलेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है इनके दो हाथ है दो पैर है, ऐसा कुछ नहीं मानते थे निर्गुण। वहीं शगुन का क्या मानना था कि भगवान एक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, निर्गुण का मानना था कि भगवान फॉर्मलेस होते हैं और शगुन का क्या मानना था, भगवान एक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। निर्गुणा भक्ता पोएट्री वॉज जनन शरई और हैड रूट्स इन नॉलेज। निर्गुण सेंट्स, देखो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो ये सेंट्स वगैरह हैं इनके नाम पे आपको ध्यान देखना है। तो निर्गुण सेंट जैसे गुरु नानक जी, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, गुरु नानक जी निर्गुण सेंट थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और पर्टिकुलर किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे, उनको भगवान में आस्था थी, उनका मानना था कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट कौन है, रविदास और कबीर। शगुन का कौन था, शगुन सेंट जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ना मीराबाई किसकी पूजा करती थी, कृष्ण भगवान की। तो तुलसीदास किसकी पूजा करते थे, राम जी की। सूरदास किसकी पूजा करते थे, कृष्ण जी की। ठीक है, तो ये लोग एक फॉर्म बना लिया ना कि हाँ भगवान का एक फॉर्म होता है। तो अब समझ में आया निर्गुण और सगुण के बीच में डिफरेंस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वेदांता सेंट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। अब एक एक सेंट्स को देखते हैं और इनके कंट्रीब्यूशन देखते हैं, भक्ति मूवमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य, इनका टाइम पीरियड क्या था, 788 से 820 एडी के बीच में। इनका बर्थ कहाँ हुआ था, केरला। डेथ कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड केदारनाथ में इनका डेथ हुआ था। तो शंकराचार्य का बर्थ केरला और डेथ उत्तराखंड। इनके गुरु कौन थे, गोविंद भगवान पदा। इंटीग्रेटेड द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इन हिंदू थॉट एंड इंटरप्रेटेड द एंशिएंट वैदिक रिलीजन। एंशिएंट वैदिक रिलीजन वगैरह जो था उसको इंटरप्रेट किए थे शंकराचार्य। ठीक है, और ये क्या कहे थे, हिंदू थॉट जो अभी प्रेजेंट है उसमें बुद्धिज्म का एसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो शंकराचार्य का क्या मानना था कि अभी हिंदू थॉट्स, हिंदू जो सोचते हैं, हिंदू का जो थॉट होता है उसमें बुद्धिज्म का एसेंस देखने को मिलता है, और इन्होंने एंशिएंट वैदिक रिलीजन को इंटरप्रेट भी किया था। ठीक है, कंसोलिडेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत वेदांता।
जो अद्वैत वेदांता का डॉक्ट्रिन है उसको कंसोलिडेट किए थे। गॉड एंड क्रिएटेड वर्ल्ड इज वन एंड द इंडिविजुअल सोल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण। इनका ऐसा मानना था कि जो इंडिविजुअल सोल होता है, मतलब कि हर इंसान का जो सोल होता है वो भगवान से अलग नहीं होता, मतलब कि हर पर्सन के सोल में, आत्मा में, मन में भगवान वास करते हैं। ये कौन मानता था? शंकराचार्य मानते थे। ठीक है। ऑर्गेनाइजर ऑफ दसमानी मोनास्टिक ऑर्डर एंड यूनिफाइड द सनमता ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप। बृहत शंकर विजय बाय चित्सुका इज द ओल्डेस्ट बायोग्राफी ऑफ आदि शंकरा। तो आदि शंकरा की ओल्डेस्ट बायोग्राफी क्या है, इसको जरूर याद रखिएगा, बृहत शंकर विजय। बृहत शंकर विजय क्या है? शंकराचार्य का आदि शंकरा का मतलब जो शंकराचार्य है उनकी ओल्डेस्ट बायोग्राफी है। ठीक। तो आई होप आप लोग को शंकराचार्य के बारे में समझ में आया होगा, उनका बर्थ, डेथ, उनके गुरु, उनका क्या मानना था, हिंदू थॉट में बुद्धिज्म का एसेंस वो देखे थे, इंटरप्रेट किए थे, एंशिएंट वैदिक रिलीजन को, अद्वैत वेदांता को कंसोलिडेट किए थे। उनका मानना था कि हर आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं, मतलब कि हर सोल में, हर इंडिविजुअल सोल में क्या गॉड प्रेजेंस है। और इनकी जो ओल्डेस्ट बायोग्राफी है वो क्या है? बृहत शंकरा विजय है। ठीक। अब हम नेक्स्ट किसको देखते हैं? रामानुजाचार्य को देखते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1017 से 1137 एडी। बर्थ कहा था? तमिलनाडु। गुरु इनके कौन थे? यादव प्रेक्ष। प्रोपगेटर ऑफ विशिष्टवादिता वेदांता और क्वालिफाइड मोनिज्म। देयर एग्जिस्ट अ प्लूरलिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन आत्मा एंड ब्राह्मण। मतलब देखो, अब इनका क्या माना था कि हम आत्मा और ब्राह्मण, ब्राह्मण से ये क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल अल्टीमेट रियलिटी, मतलब कि भगवान, दोनों में डिफरेंस है। जहां शंकराचार्य ये मानते थे कि हर आत्मा में परमात्मा निवास करती है, वहां रामानुजाचार्य कहते थे ऐसा नहीं होता, आत्मा और भगवान दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन विद हिंदुज्म। इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे कि वेदार्थ संग्राम, श्री भाष्यम और गीता भाष्यम। तो रामानुजाचार्य के बारे में भी हमने देख लिया, इनका बर्थ, इनके गुरु कौन थे और इनका क्या मानना था। जहां पे शंकराचार्य मानते थे कि भगवान हर आत्मा में भगवान निवास करते हैं, वही इसका उल्टा रामानुजाचार्य मानते थे। इनका मानना था कि उल्टा नहीं था, इनका ये मानना था कि सोल और गॉड दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। और इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जिसको हमने देख लिया, जैसे कि वेदार्थ संग्राम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम। ठीक। अब नेक्स्ट हम वेदांता सेंट्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं। अभी तो हमने 2 ही डिस्कस किया, बाकी बहुत सारे वेदांता सेंट्स हैं, तो अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट कौन है? निम्बार्का। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ रामानुजा। रामानुजा की कंटेम्परेरी थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ही प्रपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ भेद भेद। भेद भेद की फिलोसफी ये प्रपाउंड किए थे। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं ना कि भेद भेद की फिलोसफी किसने प्रपाउंड किया था? तो निम्बार्का ने प्रपाउंड किया था। ठीक। अब भेद भेद फिलोसफी है क्या? गॉड, सोल एंड वर्ल्ड वर आइडेंटिकल येट डिस्टिंक्ट। निम्बार्का जो भेद भेद फिलोसफी को प्रपाउंड किए थे उसका क्या मतलब है कि गॉड, भगवान, सोल, आत्मा और वर्ल्ड, ये तीनों क्या है? आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिकल हैं। ये फिलोसफी किसकी थी? निम्बार्का की। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं माधवाचार्य। इनका टाइम पीरियड 1238 से 1319 एडी। ही वाज अ क्रिटिक। ये क्रिटिसाइज किए थे किसको किसको? आदि शंकरा ने जो किताब लिखी थी अद्वैत वेदांता, या रामानुजा ने जो किताब लिखी थी विशिष्ट द्वैत वेदांता, ये दोनों किताबों के क्रिटिक थे। कौन? माधवाचार्य। तो ये ध्यान रखिएगा, माधवाचार्य किन 2 किताबों के क्रिटिक थे? शंकराचार्य ने जो आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैत वेदांता लिखी थी और रामानुजा ने जो विशिष्ट अद्वैत वेदांता लिखी थी, इन दोनों के क्रिटिक थे। ठीक। He preached द्वैत और dualism where divinity was separate from the human conscience soul। ठीक है, इनका क्या मानना था? वही कि ह्यूमन कंसाइंस और सोल, मतलब कि ह्यूमन सोल और डिविनिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए तो ये दोनों को अपोज किए थे, दोनों के क्रिटिक थे। ठीक है। लिबरेशन ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या था? अनुव्याख्यान। माधवाचार्य ने एक किताब लिखी थी जिसका क्या नाम था? अनुव्याख्यान। ठीक है, तो माधवाचार्य समझ में आया। आदि शंकराचार्य ने जो किताब लिखी थी और रामानुजा ने जो किताब लिखी थी, दोनों के क्रिटिक थे माधवाचार्य। ठीक। इनका क्या मानना था? जो डिविनिटी होती है वो ह्यूमन सोल से डिफरेंट होती है, दोनों एक चीज नहीं होती, मतलब कि डिविनिटी और ह्यूमन सोल में डिफरेंस होता है। इन्होंने किताब लिखी थी, कौन सी किताब? अनुव्याख्यान। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नाथापंथी, सिद्धास और योगीज। इन तीनों को एक साथ देखते हैं। क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजियस एंड सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इन्होंने क्या किया था? नाथापति, सिद्धास और योगीज जो थे ये क्या किए थे? ये रिचुअल्स वगैरह जो हो रहे थे उन सबको क्या किए थे? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से ऑपोज किए थे। जो भी उस टाइम पे रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह हो रहे थे उनको क्या किए थे? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से ऑपोज किए थे। दे एडवोकेटेड रीयूनिकेशन ऑफ वर्ल्ड। टू देम द पाथ टू साल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस गॉड। इनका भी क्या माना था? फॉर्मलेस गॉड में ये विश्वास करते थे। इनका विश्वास किसमें था? फॉर्मलेस गॉड में।
To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practice like yoga, asana, breathing exercise, meditation. मतलब कि फॉर्मलेस गॉड में जिनका विश्वास था, तो इनका क्या मानना था कि भगवान को हम कैसे पा सकते हैं? योगा करके, आसन करके, मेडिटेशन करके भगवान को पाया जा सकता है। ठीक है। These groups became particularly popular among low castes. ये ग्रुप मोस्टली किसमें प्रचलित थे, किसमें पॉपुलर थे? लो कास्ट में पॉपुलर थे। कौन से? नाथापंथी, सिद्धार्थ और योगीस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट सीन्स थे वो हमने देख लिया। आई होप आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, वीर शैविज्म और शरणा मूवमेंट। क्या नेक्स्ट आता है? वीर शैविज्म और शरणा मूवमेंट। वीर शैव मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका। ये मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कर्नाटका में। कब? मिड 12th सेंचुरी में। ठीक है। ये भी भक्ति मूवमेंट की ही तरह था। इट वॉज इनिशिएटेड बाय भासवना। किसके द्वारा शुरू किया गया था? भासवना द्वारा शुरू किया गया था। और कुछ अदर वीर शैव थे जैसे कि अलमा प्रभु या अक्कमा महादेवी। ठीक है। ये समझ में आया किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जो वीर शैविज्म है किसके द्वारा शुरू किया गया था, इनिशिएट किया गया था? भासवना के द्वारा इनिशिएट किया गया था। और भी वीर शैवाज है जैसे कि आलमा प्रभु, अक्कमा महादेवी। दे फाउट फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑफ कास्ट एंड पुअर ट्रीटमेंट ऑफ विमेन। विमेन के तरफ जो पुअर ट्रीटमेंट था, कास्ट को लेकर के जो प्रॉब्लम्स थी उसके ये प्रॉपरली अगेंस्ट थे और ये हर ह्यूमन बीइंग में इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। ये जो वीर शैविज्म मूवमेंट था ये क्या था? ये इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द रिलीजियस रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। और ये किसके अगेंस्ट थे? रिचुअल्स वगैरह जो हो रहे थे उनके अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप वगैरह के अगेंस्ट थे। ठीक है। भक्ति मूवमेंट चैलेंज कास्ट सिस्टम, क्वेश्चन द थियरी ऑफ रीबर्थ। देखो भक्ति मूवमेंट कास्ट सिस्टम वगैरह को भी चैलेंज किए थे। ऑब्वियस सी बात है जब ये इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं तो कास्ट सिस्टम को चैलेंज करेंगे। ठीक है। इनकरेज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड विडोरी मैरिज। विडोरी मैरिज या जो लड़कियों की उम्र होती है वो शादी करने की उम्र पोस्ट प्यूबर्टी, इन सब के लिए इनकरेज किए थे। मतलब कि जब लड़कियां अप्रॉक्स प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी उनके क्रॉस हो जाए, प्यूबर्टी एज क्रॉस हो जाए, उसके बाद उनकी शादी होनी चाहिए या विडोरी मैरिज होनी चाहिए, इन सबको लेकर के इनकरेज किए थे। ठीक है। बासवना स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री पॉपुलरली नोन एज वाचान्नास। तो ऐसा पूछ सकता है ना, वाचान्नास किससे रिलेटेड है? वीर शैविज्म से रिलेटेड। वीर शैविज्म के जो फाउंडर हैं बासवना, उन्होंने अवेयरनेस कैसे प्रोवाइड की थी? सोशल अवेयरनेस पोएट्री के थ्रू प्रोवाइड की थी। उस पोएट्री को क्या कहते हैं? वाचनास। ठीक है। ही एस्टैब्लिश्ड अनुभव मंटपा, Academy of Mystics, Saints and Philosophers of the Lingayat faith with the broader context of Bhakti movement। तो वीर शैविज्म से रिलेटेड यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फाउंडर कौन थे, इनिशिएट किसके द्वारा किया गया था, एक दो इंपॉर्टेंट वीर शैवाज, और किसके अगेंस्ट ये लड़े थे। मतलब तो इक्वालिटी इन्हें पाना था, विमेंस का जो पुअर ट्रीटमेंट था उसको खत्म करना था, विमेंस को इक्वली ट्रीट करना था, और जो रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह थे, आइडल वर्शिप थे, उनके अगेंस्ट ये थे। कास्ट सिस्टम को चैलेंज किए थे, विडोरी मैरिज और प्यूबर्टी मैरिज वगैरह को इनकरेज कर रहे थे। ठीक है। तो वीर शैविज्म आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रामानंदा। इनका टाइम पीरियड क्या था? 14 to 15th सेंचुरी। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ भक्ति मूवमेंट। रामानंदा भक्ति मूवमेंट के फॉलोअर थे, पर्टिकुलरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजा। किसके अंडर में ये थे? रामानुजा के अंडर में थे। किसके ये फाउंडर रहे? संत परंपरा, लिटरली द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति मूवमेंट सेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ये किसके फाउंडर है? संत परंपरा के। ठीक है। सब्सटीट्यूट द वर्शिप ऑफ रमा इन प्लेस ऑफ कृष्णा। ये क्या किए थे? जो कृष्णा की वर्शिप हो रही थी उसको सब्सटीट्यूट करके वहां पे रामा की वर्शिप स्टार्ट करवाए थे। ठीक है। ही हैज 12 डेसिबल्स। इनके क्या थे? 12 डेसिबल्स थे। इनको क्या कहा जाता था? अवधूतास। कौन कुछ डेसिबल्स यहाँ पे हैं जैसे कि कबीर, रविदास, भगत पीपा, सुखंद, सेना, साधना। ठीक है। इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स थे जैसे कि ज्ञान लीला, योग चिंतामणि, वैष्णव माता भजन, भास्करा और रामार्चन पद्धति। हिज वर्स इज मेंशन इन गुरु ग्रंथ साहिब। इनके काम गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन है। तो ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स है, इनको जरूर से ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी रामानंदा के बारे में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख लिया। ये सब आपको बस एक बार ही गो थ्रू होना है, इतने डिटेल में नहीं देखना है। नेक्स्ट कौन है हमारे? कबीरदास। इनका टाइम पीरियड 1440 से 1510 AD का है। ठीक है। ये भी भक्ति मूवमेंट के डिसिपल्स हैं। रामानंद के टाइम की, ये रामानुजन और ये रामानंद। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकाउंसिल हिंदुज्म एंड इस्लाम। ये पहले थे जिन्होंने हिंदुज्म और इस्लाम को रिकाउंसिल किया था। ये निर्गुणा सेंट थे। अभी पीछे हमने देखा भी निर्गुणा सेंट क्या होते हैं। तो कबीर क्या थे? निर्गुणा सेंट थे। निर्गुणा सेंट का मतलब कि इनके अकॉर्डिंग क्या था? भगवान का कोई फॉर्म वगैरह नहीं होता है। ठीक।
और ये ओपनली क्रिटिसाइज किए थे जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज वगैरह है हिंदू और इस्लाम्स में, मेजर रिलीजन लाइक हिंदू इस्लाम में जो भी ऑर्थोडॉक्स आइडियाज वगैरह थे उसको डायरेक्टली ये क्रिटिसाइज भी किए थे। डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप, फास्टिंग, पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस सुपरस्टिशियस बिलीफ, बाथिंग इन होली रिवर, फॉर्मल वर्शिप लाइक नमा, मतलब कि ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे मूर्ति पूजा, व्रत रहना और जो होली रिवर्स में नहाना वगैरह, ये सारी जो भी चीज़ें थी इनको ये क्या कहते हैं, इनके ये अगेंस्ट थे, इन सारी चीज़ों को ये क्रिटिसाइज किए थे। हिज पोयम आर कॉल्ड बनीज, इनके पोयम को क्या कहा जाता था, बनीज कहा जाता था। और दोहे, अभी भी आप देखेंगे कबीर दास के पोयम्स को क्या कहा जाता था, बनीज, क्या कहा जाता है, बनीज या दोहे। हिज वर्क आर कंपाइल्ड इन द फेमस बुक बीजक, तो ये बीजक पूछ भी लेता है, बीजक किसकी किताब है, कबीर दास की किताब है। इसमें कबीर ने क्या कहा है, राम रहीम आर द सेम, इस किताब में डायरेक्टली कबीर दास ने क्या कहा है कि राम रहीम सेम है। तो यहाँ से ये चीज पता चला कि इन्होंने हिंदुज्म और इस्लाम को क्या किया है, रिकॉन्सिल किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कबीरदास को भी देख लिया। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम किसको देखते हैं, गुरु नानक देव, जिनका टाइम पीरियड 1469 से 1538 एडी। बर्थ कहाँ हुआ है इनका, तलवांडी विलेज। डेथ कहाँ हुआ है, करतारपुर। ये दोनों कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो गुरु नानक देव का बर्थ और डेथ दोनों जहाँ पे हुआ है वो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, ये सिख रिलीजन के फाउंडर थे, फर्स्ट गुरु ऑफ 10 सिख गुरुज, जो 10 मेन सिख गुरुज थे उसमें से ये पहले सिख गुरु थे। ठीक है, इनिशियली वर्कड एज एन अकाउंटेंट, स्टार्टिंग में ये एज अकाउंटेंट काम किया करते थे। प्रीच्ड मिडिल पाथ एंड नीडेड ऑफ गुरु फॉर लिबरेशन, इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि लिबरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। ही कंपोज्ड हाइम्स एंड sang along with the help of an instrument called रबाब। ये क्या करते थे, भगवान के लिए, ऐसा है ना कि भक्ति मूवमेंट में क्या होता था, जैसे आप सॉफ्टली गाना गाओ, मेडिटेशन करो, इन सारी चीजों से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु नानक देव का भी यही सीन था इनके अकॉर्डिंग भी, कि गाना वाना गा करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के गाना गाते थे। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, रबाब। played by his attendant Mardana, traveled across Asia including Mecca and Baghdad and spread the message of एक ओंकार, वन गॉड। तो इन्होंने कौन सा मैसेज स्प्रेड किया, ये देखो मक्का बगदाद वाला जो एरिया है एशिया में, वहां पे पूरा ट्रैवल किया और इन्होंने एक मैसेज को स्प्रेड किया, मतलब कि लोगों तक फैलाया। कौन सा मैसेज, एक ओंकार। अभी भी आप सुने होंगे, जो सिखिज्म फॉलो करते हैं उन्हें ये पता होगा, एक ओंकार का बहुत बड़ा महत्व होता है। और एक ओंकार का मतलब क्या, वन गॉड। तो गुरु नानक देव का ये मानना था कि भगवान एक होते हैं। ठीक है, इन्होंने भी आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेज, कास्ट सिस्टम वगैरह को क्या किया, अपोज किया। ठीक, ये भगवान को क्या कहते थे, एज अ वाहे गुरु इंडिकेट करते थे। वाहे गुरु का मतलब शेपलेस, टाइमलेस, ओमनी प्रेजेंट एंड इनविजिबल। तो यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि ये निर्गुणा भक्ति सेंट थे। ठीक है, भगवान को क्या कह करके पुकारते थे, वाहे गुरु, मतलब कि ऐसा गुरु जिनका कोई शेप ना हो, टाइम ना हो, ओमनी प्रेजेंट हो, इनविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लियर हुआ कि ये निर्गुणा सेंट थे। ठीक, ही स्टार्टेड गुरु का लंगर, मतलब कि कम्युनिटी किचन। लंगर वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे। तो किसने स्टार्ट किया था गुरु का लंगर, गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर स्टार्ट किया था। ही प्रमोटेड तौहदे वजीदी। तो ये सारा जो मेन पॉइंट है जो कि डार्क ब्लू कलर से है उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो गुरु नानक देव के बारे में हमने देख लिया, उनकी डेथ कहाँ हुई, उनका बर्थ कहाँ हुआ, उन्होंने सिख रिलीजन को फाउंड किया, मतलब फाउंडर रहे सिख रिलीजन के। सिख रिलीजन के जो 10 सिख गुरुज हैं उनमें पहले गुरु गुरु नानक देव जी रहे। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के गाना गाते थे, जिस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता था, रबाब। ये पूरे एशिया में ट्रैवल भी किए थे और एक मैसेज को स्प्रेड किए थे जिसको क्या कहते हैं, एक ओंकार। एक ओंकार का मतलब वन गॉड। ये भी आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेज, कास्ट सिस्टम वगैरह को अपोज किए थे। भगवान को एज अ वाहे गुरु कहकर के इंडिकेट करते थे। वाहे गुरु का मतलब हमने देख ही लिया। गुरु का लंगर इन्होंने स्टार्ट करवाया था, जिसको कम्युनिटी किचन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गुरु नानक देव के बारे में जो भी चीजें थी वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, पुरंदर दास। इसका टाइम पीरियड 1483 से 1564। वन ऑफ द चीफ फाउंडिंग प्रोपोनेंट ऑफ साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसको कार्नेटिक म्यूजिक भी कहते हैं। तो कार्नेटिक म्यूजिक के जो एक मेन प्रोपोनेंट होते हैं वो कौन थे, पुरंदर दास जी थे। ठीक है, ही इज ऑफन कोटेड एज कर्नाटका संगीत पितामह। तो ये पूछ सकता है डायरेक्टली, कर्नाटका संगीत पितामह किसे कहा जाता था, पुरंदर दास को। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, दादू दयाल, जिनका टाइम पीरियड 1544 से 1603 एडी। ये किसके डिसिपल्स थे, कबीर के। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ऑब्वियसली बात है, कबीर के सपोर्टर रहेंगे तो जरूर ये होगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है,
हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड दादू पंथीज, इनके जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता था, दादू पंथीज नाम से जाना जाता था। तो दादू दयाल के बारे में इतना ही। कबीर के ये डेसिपल थे। कबीर के डेसिपल आप अगर एक बार याद हो जाएगा तो अब इससे बात है, कबीर जिन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे उनको ये भी सपोर्ट करेंगे, कबीर जिसको अपोज करेंगे उनको ये भी अपोज करेंगे। इनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, दादू पंथीज नाम से जाना जाता था। ठीक है, आई होप ये तीनों आप लोग को समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब इन तीनों लोग को पढ़ते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले कौन है, चैतन्य महाप्रभु, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1486 से 1533 एडी। ठीक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णविज्म इन बंगाल। तो ये बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु कहाँ के हैं, बंगाल के। बंगाल में इन्होंने मॉडर्न वैष्णविज्म का फाउंडेशन किया था। तो मॉडर्न वैष्णविज्म इन बंगाल के फाउंडर कौन रहे, चैतन्य महाप्रभु। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये शगुना थे, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग क्या था, भगवान एक फॉर्म में होते हैं। एंड पॉपुलराइज्ड कीर्तन एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग गॉड। ऑब्वियसली बात है, जो शगुना होगा वो ये सारी चीजें करेगा, तो कीर्तन वगैरह को ये पॉपुलराइज किए थे। मतलब भगवान को पूजने का, भगवान को पूजा करने का एक तरीका किसके थ्रू कर सकते हैं, कीर्तन वगैरह के थ्रू। पॉपुलराइज द चैंटिंग ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा को जपना इन्होंने पॉपुलराइज किया था। जैसे अभी आप लोग सुने होंगे हरे रामा हरे कृष्णा का भजन जिसको कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, इन्होंने बंगाल में हरे रामा हरे कृष्णा जो चैंटिंग है उसको पॉपुलराइज किए थे और कीर्तन वगैरह को वहां पे पॉपुलराइज किए थे। ही मेड फेमस द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग राधा एंड कृष्णा टुगेदर। मतलब कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, कृष्ण जी के ये पुजारी थे, कौन, चैतन्य महाप्रभु। ही गेव अचिंत्य भेद अभेद फिलोसफी। तो पूछ सकते हैं ना, अचिंत्य भेद अभेद फिलोसफी किसके द्वारा दिया गया था, तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा, जो कि बंगाल में मॉडर्न वैष्णविज्म के फाउंडर रहे हैं। डिड नॉट रिजेक्ट स्क्रिप्चर्स और आइडल वर्शिप कॉल्ड गॉड एज हरि। ही रोट सिक्स कटम, इन्होंने क्या लिखा था, सिक्स कटम, अ टेक्स्ट इन संस्कृत वेयर ही एलेबोरेटेड हिज फिलोसफी। तो इनके द्वारा क्या लिखा गया था, सिक्स कटम नहीं, सिक्स टकम, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था, जिसमें इन्होंने अपनी फिलोसफी को एलेबोरेट किया था। ही इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द वर्ल्ड रिनाउंड इस्कन। अभी वर्ल्ड में जो इस्कन वाला है सीन, इस्कन के बारे में आप लोग जानते होंगे ना, यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। तो अभी वर्ल्ड में जो इस्कन का सीन है वो उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, चैतन्य महाप्रभु से ही इसका इंस्पिरेशन मिला। इस्कन जो कि 20th सेंचुरी में फाउंड किया गया था, तो इसको जो है जो इसका इंस्पिरेशन था वो कहाँ से मिला, चैतन्य महाप्रभु से ही मिला था। इनका टाइम पीरियड तो ये था, बट 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में जाकर के इस्कन का फाउंडेशन हुआ। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। इन्होंने बंगाल में मॉडर्न वैष्णविज्म का फाउंडेशन किया। सगुन सेंट थे ये। और हरे रामा हरे कृष्णा का जो चैंटिंग है उसको पॉपुलराइज किए थे, कीर्तन वगैरह को पॉपुलराइज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, शंकर देव, जिनका टाइम पीरियड 1499 से 1569 एडी। स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट कल्ट इन असम। ये देखो, अब अलग अलग एरियाज में ये लोग है ना, तो असम में कौन किया था, शंकर देव ने किया था। भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड असम में कौन किया था, शंकर देव ने किया था। ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत इनटू असमीज। इन्होंने रामायण और महाभारत को असमी भाषा में ट्रांसलेट किया था। ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट, न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट। तो ऐसा पूछ सकता ना कि नियो वैष्णवाइट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, शंकर देव ने किया था। ही बिलीव्ड इन वर्शिप ऑफ एक शरण, मतलब कि वन गॉड, एक भगवान में ये विश्वास करते थे। और वो वन गॉड जो थे वो एक भगवान किस फॉर्म में, कृष्णा फॉर्म में करते थे। इसका मतलब कि ये क्या थे, शगुना से ये भी थे। ठीक है, सगुना फॉर्म में थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द कृष्णा बाय डिफरेंट नेम। ये कृष्णा को और भी नामों से बोलते थे, मतलब और भी नामों से पुकारते थे, जैसे कि हरि, नारायण और रामा। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज कीर्तन घोषा। इनका मोस्ट फेमस काम क्या था, मतलब कि रिटन वर्क जो था वो क्या था, कीर्तन घोषा, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया था और हर इंसान द्वारा, मोस्टली पीपल्स द्वारा समझा जा सकता है, ऐसे लैंग्वेज में लिखा गया था। ही रोड इन असमीज एंड ब्रजवालीज, मिक्सचर ऑफ मैथिली एंड असमीज। तो ये जो कीर्तन घोषा इन्होंने लिखा था, ये असमी और ब्रजवाली दोनों भाषा को मिला करके लिखे थे, मतलब मैथिली और असमी दोनों मिला करके ये लिखे थे। इसीलिए इजी लैंग्वेज में था, सिंपल लैंग्वेज में था और सबके द्वारा समझने वाला था। तो शंकर देव के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये कहाँ पे भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किए थे, असम में। और चैत्य महाप्रभु कहाँ किए थे, बंगाल में भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं वल्लभाचार्य, जिनका टाइम पीरियड 1479 से 1531 एडी। एक्सपोनेंट ऑफ कृष्णा कल्ट, कृष्णा कल्ट के ये क्या थे, एक्सपोनेंट थे। फाउंडेड फिलोसफी ऑफ शुद्ध द्वैत की फिलोसफी किसने फाउंड किया था, वल्लभाचार्य ने। प्योर नॉन डुअलिज्म एंड हिज फिलोसफी इज नोन एज पुष्टि मार्ग। तो ये पूछ सकता है, शुद्ध द्वैत या पुष्टि मार्ग की फिलोसफी किसने फाउंड की थी, वल्लभाचार्य ने फाउंड की थी। ठीक है, समझ में आया ना। ही वर्शिप्ड कृष्णा अंडर द टाइटल श्रीनाथ जी। इन्होंने कृष्णा को वर्शिप किया था किस टाइटल के अंडर में, श्रीनाथ जी।
तो हमने इसमें 3 मेन सेंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, वल्लभाचार्य। आई होप तीनों आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? गुरु घसीदास, जिनका टाइम 1756 1836 एडी। ही वॉज फेमस सेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ये थे। स्टेब्लिश द सतनामी कम्युनिटी। तो सतनामी कम्युनिटी किसने स्टैब्लिश किया था? गुरु घसीदास, ये याद रखिएगा। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन इक्वालिटी एंड क्रिटिसाइज्ड ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम वगैरह को ये क्या किए थे? क्रिटिसाइज किए थे और इक्वालिटी में विश्वास करते थे। ठीक, ये क्या है? ये क्या थे? एक मोनोथीस्ट थे और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। गुरु घसीदास के बारे में इतना ही। सतनामी कम्युनिटी को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, इक्वालिटी में विश्वास करते थे, कास्ट सिस्टम को अपोज किए थे, मोनोथीस्ट थे और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? सूरदास। सूरदास जी, इनका टाइम पीरियड 1483 से 1563। डिसिपल्स ऑफ वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के डिसिपल थे। इन्होंने क्या लिखा था? सूर सागर और सूर सरवली। सूर सागर और सूर सरवली किसके द्वारा? सूरदास जी द्वारा लिखा गया था। शोड इंटेंस डिवोशन टू राधा एंड कृष्णा। राधा कृष्णा को ये भी वर्शिप करते थे। रिगार्डेड एज आउटस्टैंडिंग डिवोशनल पोएट इन ब्रज भाषा। ये बहुत ही अच्छे पोएट थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट मीराबाई। ये भी कृष्ण जी की भक्त थी, लॉर्ड कृष्ण की डिवोटी थी। कंपोज नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम इन ऑनर ऑफ कृष्णा। कृष्णा के ऑनर में इन्होंने बहुत सारे गाने, पोएम वगैरह कंपोज किए हैं। शी कंपोज भजन, बहुत सारे भजन भी इन्होंने कंपोज किए हैं। विच आर संग इवेंट टूडे। आज भी मीराबाई के द्वारा जो भजन वगैरह कंपोज किए गए थे उन्हें गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? हरिदास, ग्रेट म्यूजिशियन सेंट हु सैंग द ग्लोरीज ऑफ विष्णु। ठीक है, लॉर्ड विष्णु की ग्लोरीज जो गाया करते थे, कौन थे? हरिदास जी थे। नेक्स्ट तुलसीदास, ये राम जी को वर्शिप करते थे। इन्होंने क्या लिखा था? रामचरितमानस। ये याद रखिएगा, रामचरितमानस, जिसको रामायण भी कहते हैं, किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास द्वारा। ही वॉज अ वरकारी, ये वरकारी थे। नेक्स्ट कौन है? नामदेव, डिसिपल्स ऑफ विशोभा केचर। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ वित्तोबा, जिसको विष्णु कहते हैं। तो नामदेव किसके डिवोटी थे? विष्णु के। इन्होंने कास्ट सिस्टम वगैरह को क्या किया था? अपोज किया गया था। ओनली निर्गुणा सेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नामदेव मात्र एक निर्गुणा सेंट्स थे, नहीं तो बाकी सब कौन थे? शगुन सेंट्स थे। मतलब कि नामदेव, महाराष्ट्र में नामदेव बस ऐसे थे जिनका ये मानना था, जो ये सपोर्ट करते थे कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता। बाकी सब शगुन सेंट्स थे, सबका मानना था कि भगवान का एक फॉर्म होता है, पर्टिकुलर फॉर्म में रहते। किसी का मानना था वो कृष्ण जी के फॉर्म में, किसी का राम जी के, किसी का विष्णु जी के, वो अलग अलग फॉर्म था। ठीक है, ये भी वर्करी ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, जहां से तुलसीदास बिलोंग करते थे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन है? धन्येश्वर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट के फाउंडर कौन? धन्येश्वर, याद रखिएगा। धन्येश्वर कौन? महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट के फाउंडर। इन्होंने क्या लिखा था? धन्येश्वरी। कमेंट्री ऑन भगवत गीता। भगवत गीता पर, भगवत गीता के कमेंट्री पे इन्होंने लिखा था धन्येश्वरी। हिज वर्क इज अमृत अनुभव। अमृत अनुभव किसका वर्क था? धन्येश्वर का। किस पे ये काम किए थे? योग और फिलोसफी। जो अमृत अनुभव है वो किस पे था? योग और फिलोसफी पे था। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ वित्तोभा, हु इज कंसिडर्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ विष्णु। ये किसके वर्शिपर थे? विष्णु, मतलब कि लॉर्ड विष्णु के ये डिवोटी माने जाते थे। ठीक है, ये किसके फॉलोअर थे? नथ योगी ट्रेडिशन के फॉलोअर थे। तो ये भी याद रखिएगा, धनेश्वर जो थे वो नथ योगी ट्रेडिशन के फॉलोवर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट एकनाथ। अब छोटे छोटा है, इनको देख लेते हैं। इन्होंने कमेंट्री लिखी थी, इन्होंने भी भगवत गीता पे एक कमेंट्री लिखी थी। वित्तोभा, मतलब कि लॉर्ड विष्णु के ये भी डिवोटी थे। कास्ट सिस्टम वगैरह को क्रिटिसाइज किए थे। नेक्स्ट तुकाराम जी, ये किसके कंटेम्परेरी थे? मराठा किंग शिवाजी के कंटेम्परेरी थे। वित्तल, मतलब कि विष्णु जी के डिवोटी ये भी थे, वरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट रामदास, ये ऑथर थे दशबोध के। हिज टीचिंग इंस्पायर्ड शिवाजी टू स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन महाराष्ट्र। देखो, इनकी टीचिंग शिवाजी को क्या की थी? इंस्पायर की थी। किस लिए? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, रामदास जी को जरूर याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा भक्ति मूवमेंट खत्म होता है। तो आई होप आप लोग को भक्ति मूवमेंट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सूफीज्म देखेंगे। देखो, हिंदुओं में जहाँ पे भक्ति मूवमेंट क्या किया था, मतलब एकदम अचानक से वो हुआ था, वैसे ही मुस्लिम्स में भी हुआ था। रीजन इसके पीछे क्या था? बहुत सारे कास्ट डिस्टिंक्शन, बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह, जिसको ढोंग कहते हैं, इधर उधर बहुत सारा हो गया था। इस वजह से कुछ लोगों का इन सब पर से विश्वास उठ गया था और वो भक्ति मूवमेंट वगैरह को स्टार्ट किए थे। तो यही रीजन इस्लाम में भी था। चलिए अब हम देखते हैं सूफी मूवमेंट को। 12th एडी में क्या हुआ? कैलिफेट्स के द्वारा, मतलब कि जो कैलिफेट्स थे, बहुत सारा मटेरियलिज्म उसमें इंक्रीज हो गया। तो उसकी वजह से लोगों का, जैसे भगवान पे, मतलब जो इस्लाम लोग थे, लोगों का अल्लाह पर वो जो होता है ना कि मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद लोग साधु संत बन जाते हैं, वो चीज़ें स्टार्ट होने लगी। तो बहुत सारे पर्सन्स क्या हुए? एस्केटिज्म, मतलब कि संत होना शुरू हो गए। वहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? सूफीज। इनको इनको क्या कहा जाने लगा? सूफीज। मतलब कि हुआ क्या? 12th सेंचुरी एडी में पर्शिया में
कैलिफेट्स को लेकर के बहुत सारे मटेरियलिज्म स्टार्ट हो गए, मतलब कि बहुत सारे ढोंग वगैरह हम कह सकते हैं स्टार्ट हो गया। तो इससे लोगों को अच्छा नहीं लगा और बहुत सारे लोग एस्केटिज्म होना स्टार्ट हो गया और उन्हें सूफिज्म कहा जाने लगा। ठीक है, तो उन्हीं लोगों के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे सूफी मूवमेंट कहा जाने लगा। ठीक, इंडिया में सूफी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1300 AD में, और साउथ इंडिया में कब तक पहुंचा? 15th सेंचुरी में पहुंचा। ठीक है, देखो, सूफिज्म इज मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम। सूफीज रिप्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ इस्लाम क्रीड। ठीक है, सूफिज्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इस्लाम क्रीड के इनर साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सूफिज्म इज अ नेम गिवन इन मिस्टिक इन इस्लाम। सूफी मीन्स वूल। सूफी का मतलब क्या होता है? वूल। पीपल हु वियर लॉन्ग वुलन क्लोथ्स आर कॉल्ड सूफीज। मतलब कि लोग जो कि लंबे लंबे वुलन क्लोथ्स पहनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सूफीज कहा जाता था। ठीक है, इट वॉज अ लिबरल रिफॉर्म भक्ति मूवमेंट विद इन इस्लाम। तो इस्लाम में ये एक लिबरल भक्ति मूवमेंट था। क्या? सूफी मूवमेंट। ठीक है, it stressed the element of love and devotion as an effective means of realization of God. It is based on पीर मुरीद, टीचर एंड स्टूडेंट। किस पे बेस्ड था ये? पीर मुरीद। पीर का मतलब टीचर और मुरीद का मतलब स्टूडेंट। ठीक है, सूफिज्म स्प्रैंग फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ वहदत उल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग, प्रोपाउंडेड बाय इब्न उल अराबी। अर्ली सूफी सेंट्स कुछ थे जैसे कि राबिया, मंसूर इब्न हलाल। सूफी ऑर्डर और ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू बसारा, बीसारा। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सूफी मूवमेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हमने देखा 12th सेंचुरी AD में पर्शिया में क्या हुआ, कैलिफेट से बहुत सारे मटेरियलिज्म स्टार्ट हो गए। मतलब कि जैसे हिंदू में हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे कास्टिज्म वगैरह पे बेसिस हो गया, ऐसे इस्लाम में भी हुआ था। तो लोग इसका अपोज किया, इससे पूरा तंग आ गए थे। इसकी वजह से वो क्या किया? एस्केटिज्म करना स्टार्ट कर देते थे। तो जो पर्सन एस्केटिज्म मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके संत बन गया, उन्हें क्या कहा जाता था? सूफीज। सूफी का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग वूल। तो मतलब जो पर्सन लंबे लंबे वुलन क्लोथ्स पहनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सूफीज कहा जाता था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूफिज्म। फना का मतलब स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी विथ अल्लाह। इंसान कमील, परफेक्ट ह्यूमन विथ ऑल गुड वर्च्यूज। जिकर तौबा, रिमेम्बरेंस ऑफ गुड ऑल टाइम्स। वहदतुल्ला वजूद, वन गॉड फॉर इंटायर यूनिवर्स, यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग। समा, स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक टू प्रमोट देयर कॉन्सेप्ट थ्रू म्यूजिक इज अन इस्लामिक। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये सारे वर्ड्स का मतलब, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे फना का मतलब, इंसान कमील का मतलब, जिक्र तौबा का मतलब, वहदतुल्ला वजूद का मतलब और समा का मतलब। ठीक है, इसका मीनिंग डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 3 स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म जो हिस्ट्री रहा है सूफिज्म का, वो 3 स्टेजेस में रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं? कनका, जो कि कब हुआ था? 10th सेंचुरी में। ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ गोल्डन मिस्केटिज्म। तो इसको क्या कहते हैं? गोल्डन मिस्केटिज्म नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट स्टेज को कहाँ पे? कनका में, 10th सेंचुरी में। ठीक है, सेकंड स्टेज जिसको तारीख कहा जाता है, 11 to 14 सेंचुरी में हुआ था, व्हेन सूफिज्म वाज बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ट्रेडिशंस एंड सिंबल्स स्टार्टेड बीइंग अटैच्ड टू इट। अब इसमें क्या हुआ? सूफिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया था और सिंबल्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि सूफिज्म को एक सिंबल वगैरह दिया जाने लगा। थर्ड स्टेज जिसको तरीफा भी कहते हैं, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये हुआ था, स्टेज वेयर सूफिज्म बिकेम अ पॉपुलर मूवमेंट। मतलब कि 15th सेंचुरी AD, 15th सेंचुरी, अब आप समझ ही रहे हो, सूफिज्म साउथ इंडिया में भी स्प्रेड हो गया है। ठीक है, मतलब कि जब सूफिज्म एक पॉपुलर मूवमेंट की तरह स्प्रेड हो गया, कब? थर्ड स्टेज में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेज आई होप सूफिज्म का आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट सिलसिला, ऑर्डर्स ऑफ सूफिज्म। ये क्या है? सूफिज्म के ऑर्डर्स। सबसे पहला कौन आता है? चिश्ती। फाउंडर कौन थे इसके? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? पर्शिया और सेंट्रल एशिया में। ठीक है, मैनुद्दीन चिश्ती इंट्रोड्यूस चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। देखो, चिश्ती जो ऑर्डर है उसके फाउंडर कौन है? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। बट भारत में चिश्ती ऑर्डर किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैनुद्दीन चिश्ती ने। कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था? पर्शिया और सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, बाबा फरीद वॉज अ डिसिपल ऑफ मैनुद्दीन। मैनुद्दीन के डिसिपल कौन थे? बाबा फरीद थे। एंड हिज पोयम इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, और इनके पोयम गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया वॉज कॉल्ड सिद्ध परफेक्ट ड्यू टू योगी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। हमने ये निजामुद्दीन औलिया के बारे में देखा भी है। समा वॉज द मोस्ट एसोसिएटेड विद चिश्ती बिलोंगिंग टू बाशरिया। तो चिश्ती के बारे में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, फाउंडर कौन थे, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया में इसको किसने लाया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सुहरवर्दी। पहला चिश्ती, फिर सुहरवर्दी, फिर क्या है? नक्शबंदी। ठीक है, अब देखते हैं जो सुहरवर्दी, इसका फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? शेख साहिबुद्दीन सुहरवर्दी। मेन सेंटर कहाँ था? मुल्तान में।
ठीक। सेंट ऑफ दिस ऑर्डर वॉज ऑल्सो रिच एंड हेल्ड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशन। जो इस ऑर्डर के सेंट थे ये रिच भी हुआ करते थे। ऐसे 3 ऑर्डर में था, तो तीनों में समझ में आया ना। पहले क्या था, चिश्ती। फिर नेक्स्ट सुहरवर्दी। सुहरवर्दी के फाउंडर कौन थे, शेख साहेबुद्दीन सुहरवर्दी। मेन सेंटर इसका कहाँ था, मुल्तान में। तो जो इस ऑर्डर के सेंट वगैरह थे ये क्या थे, रिच भी थे, मतलब कि पैसे वाले थे, अमीर भी थे, और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशन पर भी इनका क्या था, प्लेसमेंट था। एसोसिएटेड विद दिल्ली सल्तनत, ये लोग दिल्ली सल्तनत से भी एसोसिएटेड थे। फेमस सेंट इस टाइम के कौन थे, बहाबुद्दीन जचारिया। बहाबुद्दीन जचारिया ये भी बासरिया से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, तो 2 ऑर्डर्स हमने देख। लास्टली हम थर्ड ऑर्डर देखते हैं जिसको क्या कहते हैं, नक्शबंदी। फाउंडर बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी। ठीक है, तो फाउंडर कौन थे, बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी। ख्वाजा पीर मोहम्मद इंट्रोड्यूस नक्शबंदी ऑर्डर इन इंडिया ड्यूरिंग अकबर रीजन। ठीक है, ख्वाजा पीर मोहम्मद ने क्या किया था, नक्शबंदी ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया था भारत में अकबर रेन में। सॉरी, रीजन नहीं, ये रेन लिखा हुआ, तो याद रखिएगा, ख्वाजा पीर मोहम्मद ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, नक्शबंदी ऑर्डर भारत में इंट्रोड्यूस किया था अकबर के रेन में। ठीक है, ये एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था। मुजादिद ऑपोस्ट शिया फिलोसफी ऑफ वहदतुल्ला शाहदूद रोट रेडे काफिद अरेस्टेड बाई जहांगीर। तो तीनों ऑर्डर जो था वो हमने देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो सूफीज्म छोटा ही पॉइंट था बट इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, मुगल पीरियड, मेडुअल इंडिया का लास्ट पार्ट। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसको रिवीजन की ज़रूरत अगर होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसका रिवीजन भी करवा देंगे। बट मैं यही उम्मीद लगाती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और लास्टली हम मुगल पीरियड को यहाँ पे कवर करके मेडुअल इंडिया को हम पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम मुगल पीरियड को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। तो मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, बाबर। ये हमने देखा ही, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल एम्पायर भारत में एस्टेब्लिश किया था। तो टाइम लाइक क्या था इनका, 1526 से 1530 एडी, छोटा ही पीरियड था, सिर्फ 4 साल का। ठीक। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में। बाबर डिसिसिवली डिफीटेड इब्राहिम लोदी, इट रिप्लेस्ड लोदी एंड एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें क्या हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहाँ से लोदी और जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था, यहाँ से लोदी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और मुगल एम्पायर भारत में शुरू हो गया। ठीक है, रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री। अब बाबर की विक्ट्री का रीजन क्या था, ये यहाँ पे मेंशन है, देखो। ऑल्टरनेटिवली रेस्टिंग वन विंग ऑफ आर्मी, बाबर की जो आर्मी थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, सर्विसेज ऑफ 2 ओटोमन मास्टर गनर, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा का बहुत मेजर रोल रहा है इंडिया में मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करवाने में। ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से बाबर, मतलब सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से नहीं, बट हाँ इन दोनों की भी वजह से बाबर ने क्या किया था, भारत से लोधी डायनेस्टी को खत्म किया था और मुगल एम्पायर को इंडिया में स्टैब्लिश किया था। यूज ऑफ गन पाउडर, साइंटिफिक यूज ऑफ कैवलरी एंड आर्टिलरी टैक्टिक्स, तुगलुमा एंड अराबा, इफेक्टिव यूज़ ऑफ कैनन। मतलब कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं लड़ाई वगैरह में जो भी चीज़ें चाहिए थी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि आर्मी वगैरह सही हो और जो भी टेक्निकल चीज़ें थी वो अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें बाबर की आर्मी में प्रेजेंट था। यही रीज़न था कि बाबर ने विक्ट्री हासिल की। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा ये कब हुआ था, 1527 में। बाबर डिफीटेड राणा संगा एंड एज्यूम टाइटल ऑफ घाजी। 1527 में बाबर ने क्या किया था, राणा संगा को बैटल ऑफ खानवा में हरा दिया था और यहां से घाजी टाइटल को अज्यूम किया था। ठीक। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, मेदिनी राय वाज डिफीटेड एंड विद दिस रेसिस्टेंस अक्रॉस राजपुताना वाज कंप्लीटली शैटर्ड। 1528 में क्या हुआ, बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। ठीक है, इसमें बाबर ने क्या किया, मेदिनी राय को हराया था। ठीक, विद दिस रेसिस्टेंस अक्रॉस राजपुताना वाज कंप्लीटली शैटर्ड। इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, जो भी राजपूत डायनेस्टी थी, राजपुताना डायनेस्टी थी, वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई, बिखर गई, छोटे छोटे पार्ट्स में हो गई। अब जब कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाती है तो उसको एक्वायर करना, उस पर अपनी जीत हासिल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ चंदेरी के बाद क्या हुआ था, सारा राजपुताना जो था वो मुगल एम्पायर के अंडर में आ गया था। ठीक है, और 1529 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा। इसमें बाबर ने किसको डिफीट किया था, महमूद लोदी, हु एस्पायर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब समझ में आया, बाबर का बहुत छोटा पीरियड था, 1526 से 1530, अप्रॉक्स 4 से 5 साल, और हर साल उसने क्या किया, भारत में कहीं ना कहीं लड़ाई किया और अपनी विक्ट्री हासिल की। सबसे पहले तो 1526 से बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू इंडिया में मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया। 1527 में खानवा, बैटल ऑफ खानवा हुआ, जिसमें राणा संगा को हराया और घाजी टाइटल अज्यूम किया। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ, जिसमें क्या हुआ, मेदिनी राय को हराया और यहाँ से राजपुताना डायनेस्टी खत्म किया और क्या किया, धीरे धीरे करके सारे राजपूत को अपने अंडर में ले लिया। फिर लास्टली 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। ठीक है,
समझ में आया ना। अब हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया। बाबर का भारत में एडवेंट देखेंगे, ठीक है। बाबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, 4 बाग एंड सिमेट्रिकली लेड आउट गार्डन। तो देखो ऐसे वाला, ये हो गया रास्ता, और ये चारों साइड क्या, ये चारों साइड प्लांट्स वगैरह, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, 4 बाग। ये 4 बाग किसने इंट्रोड्यूस किया था, बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। बिल्ट मॉस्क्यू एट पानीपत एंड सांबत इन रोहिलाखंड। रोहिलाखंड में मॉस्क्यू भी इसने क्या करवाया था, बनवाया था। बाबर ने एक किताब भी लिखी थी जिसको क्या किस नाम से जानते हैं, तुजुके बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, एंड मसनावी, ठीक है। तो बाबर ने एक किताब लिखी थी जिसको किस नाम से जानते हैं, तुजुके बाबरी, बाबरनामा और मसनावी, ठीक। काबुल एंड गांधार बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। बाबर, देखो बाबर के टाइम में क्या हुआ था, काबुल और गांधार को मुगल एम्पायर में इंक्लूड कर लिया गया था। तो काबुल और गांधार मुगल एम्पायर का एक इंटीग्रल पार्ट हो गए थे, ठीक है। सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। अब देखो क्या हुआ, काबुल गांधार को जब मुगल एम्पायर में इंक्लूड कर लिया गया, उसको मुगल एम्पायर का पार्ट बना लिया गया, तो लंबे समय तक वो साथ दिया, अप्रॉक्स 200 सालों तक कोई भी वहां पे क्या हुआ, सिक्योरिटी हो गई ना। देखो ये है इंडिया, ये काबुल गांधार वाला पार्ट, ठीक है। जब ये इनके अंडर में हो गया तो यहाँ से कोई भी एक्सटर्नल इन्वेजन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो 200 सालों तक ये सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर भारत में आसानी से रूल कर लिया, ठीक। बाबर पॉपुलराइज्ड गन पाउडर। बाबर ने क्या किया था, गन पाउडर को पॉपुलराइज किया था। कैवेलरी एंड आर्टलरी इन इंडिया। बाबर ने भारत में गन पाउडर, कैवेलरी, आर्टलरी, इन सब के इस्तेमाल को, इन सब के यूजेस को पॉपुलराइज किया था, ठीक है। स्ट्रेंथन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारत के जो फॉरेन ट्रेड थी उसको भी स्ट्रेंथन किया था। बाबर ने और क्या इंट्रोड्यूस किया था, न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया। भारत में वॉरफेयर के एक नए मोड को बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। डिफीटिंग संघा एंड लोधी, ही स्मैश द बैलेंस ऑफ पावर एंड लेट द फाउंडेशन फॉर ऑल इंडिया मुगल एम्पायर। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बादशाह। जैसे पूछ सकते ना, बादशाह का टाइटल किसको मिला था, बाबर को मिला था, ठीक है। ये समझ में आया। भारत में बाबर का एडवेंट हमने देख लिया, मतलब कि बाबर जब भारत में आया तो उसने क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या काम किया, ठीक। देखो नेक्स्ट कौन है, हुमायूं, जिनका टाइम लाइन क्या है, 1530 से 40 और 1555 से 56। ये पहले 10 साल रूल किए, फिर इनका बहुत सारा लड़ाई हुआ, आपस में भाइयों में हुआ, बाहरी भी हुआ, ठीक है, बहुत सारा लड़ाई हुआ। तो 10 साल रूल करने के बाद इन्हें एनी हाउ भारत से भाग जाना पड़ा था। फिर ये आए थे और एक ही साल रूल किए, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हुमायूं समझिए एकदम जो होता है ना कि बैड लक वाला रूलर का, बैड लक वाला रूलर था। कौन, हुमायूं। हुमायूं सक्सीडेड बाबर इन 1530। 1530 में हुमायूं ने बाबर को सक्सीड किया, ठीक। ही हैड टू डील विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पावर ऑफ अफगान एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। देखो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया ना कि हुमायूं के साथ क्या था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़े थे। वहीं पे इनके टाइम पे क्या हो रहा था, अफगान रैपिड ग्रोथ हो रहा था अफगान का, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हुआ। गुजरात में बहादुर शाह का ग्रोथ हो रहा था। इन सब की वजह से क्या हुआ, हुमायूं को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, ठीक है। एट बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली इंडिया। बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ, और बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 में हुआ। तो इन दोनों बैटल में क्या हुआ, शेरशाह ने हुमायूं को इतना ज़्यादा प्रेशर दिया, मतलब कि समझो इस बैटल्स में उन्हें हरा भी दिया, और इतना प्रेशर दिया कि फाइनली हुमायूं को भारत छोड़ करके चले जाना पड़ा था, ठीक है। हुमायूं भाग करके भारत छोड़ के चला गया था, ठीक। फॉर सम टाइम ही टुक शेल्टर एट द ईरानियन किंग। देखो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जब भारत छोड़ करके हुमायूं चला गया तो क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए ईरानियन किंग के अंडर में शेल्टर लिया। इन 1555 फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ सूरी एम्पायर, ही रिकैप्चर्ड दिल्ली बट डाइड नेक्स्ट ईयर। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया, पहले ही हमने डिस्कस किया कि 1555 में क्या हुआ, 40 में तो चला गया, शेरशाह ने इनको इतना प्रेशर दिया कि 1540 में चले गए। 15 साल बाद 1555 में जब सूरी एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया, शेरशाह सूरी का डेथ हो गया, तो फिर से हुमायूं ने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर किया, बट अनलकी रूलर था, नेक्स्ट ईयर इनकी डेथ हो गई, ठीक है। हुमायूं बिल्ट अ न्यू सिटी एट दिल्ली विच ही नेम दीन पना। हुमायूं ने एक नई सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था, बिल्ड किया था, कहाँ पे, दिल्ली पे, जिसका नाम उसने क्या रखा था, दीन पना, ठीक है। मॉस्क्यू, जमाली मॉस्क्यू एंड मॉस्क्यू ऑफ ईसा खान एट दिल्ली। मॉस्क्यू भी बनवाए थे, कौन सा, जमाली मॉस्क्यू एंड मॉस्क्यू ऑफ ईसा खान, ठीक। हिज विडो अमीदा बेनू बेगम बिल्ट हुमायूं टॉम यूनेस्को साइट। देखो इनकी जो बीबी थी, इनके डेथ के बाद क्या बनवाई थी, हुमायूं टॉम बनवाई थी। इनकी बीबी का नाम क्या था, अमीदा बेनू बेगम, ठीक है। तो इन्होंने हुमायूं टॉम बनवाया था, जिसको अभी आज के टाइम पे, जो कि आज के टाइम पे एक यूनेस्को साइट है, ठीक। हुमायूं सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हुमायूं नामा। हुमायूं की बहन
जिनका क्या नाम था, गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा भी लिखा था। फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग वाज लेड बाय हुमायूं व्हेन ही वाज स्टेइंग इन पर्शिया। मुगल पेंटिंग का भी फाउंडेशन हुमायूं द्वारा हुआ था। ठीक। He brought up with two painters, Mir Sayyad Ali and Abdul Samad to India, who became famous during Akbar reign. इन्होंने दो पेंटर्स भी ले आए थे जब ये गए थे, मतलब ये 15 साल के लिए बीच में जब गायब हो गए थे, तो ये अपने साथ दो पेंटर्स भी लाए थे। कौन कौन से? मीर सैयद अली और अब्दुल समात। भारत में दो पेंटर्स को लेकर के आए थे। ठीक है। और ये दोनों पेंटर्स अकबर रेन, मतलब जब अकबर का टाइम था तो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ठीक। तो आई होप हुमायूं वाला जो कॉन्सेप्ट था, मेजर कॉन्सेप्ट, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम शेरशाह सूरी का टाइम लाइक देखते हैं। यही जो बीच में 15 साल जहाँ पे हुमायूं गायब थे, वो 15 साल क्या था? शेरशाह सूरी का टाइम था। ठीक। देखते हैं। फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी, सेकेंड अफगान एम्पायर आफ्टर लोधी। लोधी के बाद ये सेकेंड अफगान एम्पायर थे जिन्होंने सूर डायनेस्टी का फाउंडेशन भारत में किया था। ठीक। ही कॉन्टिन्यूड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसी को इन्होंने फॉलो भी किया था, उन्हीं को कंटिन्यू किया था। इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे जैसे कि दीवाने विजारत, जिनको वजीर भी कहते हैं, रेवेन्यू एंड फाइनेंस के लिए, दीवाने अरीज, इंचार्ज ऑफ आर्मी, दीवाने रिसालत, फॉरेन मिनिस्टर, दीवाने इंसा, मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन, बारिद, इंटेलिजेंस। ठीक है। शेरशाह एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सरकार। शेरशाह एम्पायर किस में डिवाइडेड थे? सरकार में डिवाइडेड थे। चीफ सिकदर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, और चीफ मुंसिफ, जज, इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच सरकार। ठीक है। जैसे कि जो शेरशाह एम्पायर था वो सरकार में डिवाइडेड था। अब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता था? चीफ सिकदर। जज कौन थे वहाँ पे? चीफ मुंसिफ। ठीक है। ये सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे कहाँ पे? सरकार में। ठीक है। ईच सरकार वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल परगनास। देखो, जैसे मान लो ये पूरा हो गया शेरशाह सूरी एम्पायर, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड, इसको क्या कहेंगे? सरकार, सॉरी सरकार। अब सरकार भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड, जिसको क्या कहेंगे? किसमें डिवाइडेड था? सॉरी, परगनास में। परगनास, जी है, परगनास। ठीक है। परगनास में कौन कौन था? सिकदर, आमीन, फोतेदार, करकून्स वर इंचार्ज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच परगना। तो परगना में कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज था? सिकदर, जो कि कौन थे? मिलिट्री ऑफिसर। आमीन मतलब कि लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। फुटेदार, ट्रेजरर, और कारकून्स, अकाउंटेंट्स। ये लोग कहाँ पे थे? परगनास के एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, ये लोग क्या करते थे? परगनास के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। ठीक है। मौजा, विलेज, वाज द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मान लो परगना हो गया, अब परगना भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसको क्या कहते थे? मौजा। ठीक है। ये शेरशाह सूरी का टाइम लैग था। देयर वर ऑल्सो मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड इक्ताज। उस टाइम पे बहुत सारे इक्ताज भी थे। लैंड रेवेन्यू वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर वर कॉल्ड आमिल्स एंड कनिंगोज वर द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो इस टाइम पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता था? आमिल्स और कनिंगोज। ठीक है। लैंड सर्वे वॉज केयरफुली डन। देखो, शेरशाह सूरी पीरियड में क्या होता था? लैंड सर्वे जो था वो बहुत सही से, बहुत अच्छे वे में हुआ था। ही इंट्रोड्यूस अ शेड्यूल ऑफ क्रॉप रेट रे, इम्प्रूव लैंड रेवेन्यू बाय अडॉप्टिंग जब्तिये हर साल। ये देखो, लैंड रेवेन्यू इनके टाइम पे बहुत सही होता था। लैंड सर्वे, अगर देखो शेरशाह सूरी पीरियड का मेन फीचर पूछता है तो लैंड रेवेन्यू, लैंड रेंट, ये सारी चीजें आप बताएंगे। ठीक है। ये क्या करते थे? हर साल लैंड असेसमेंट लिया करते थे, भले वो जबरदस्ती लेना पड़ता था, तो उसको क्या नाम दिया गया था? जब्तिये हर साल, मतलब कि हर साल, एवरी ईयर्स लैंड असेसमेंट लिया करते थे। ऑल कल्टिवेबल लैंड्स वर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। जो भी कल्टिवेबल लैंड्स थे वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थे। किसमें किसमें? गुड, मिडिल एंड बैड। उस हिसाब से ये लोग रेवेन्यू लिया करते थे। ठीक है। स्टेट शेयर वॉज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस एंड इट वॉज पेड इन कैश और क्रॉप। कितना होता था? जितना प्रोड्यूस हुआ उसका 1/3, वो या तो आप कैश में दीजिए या फिर क्रॉप्स में दीजिए। ठीक है। अब देखो, उस टाइम पे देखो, जैसा कि हमने देखा कि लैंड मेजरमेंट या लैंड रेवेन्यू उस टाइम पे बहुत सही था। ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू जो होती है उस टाइम पे क्या थी? लैंड की जो मेजर्ड वैल्यू है उस टाइम पे क्या थी? सिकंदरी गज, जो कि 32 पॉइंट में था। इंट्रोड्यूस पट्टा, अमाउंट ईच पीजेंट हैड टू पे। इसने क्या किया? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? पट्टा को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कि ये पर्टिकुलर अमाउंट पीजेंट्स को पेड करना होगा। और क्या इंट्रोड्यूस किए थे? कबूलियत, डीड ऑफ अग्रीमेंट, मतलब कि अग्रीमेंट के अंदर इतना पर्टिकुलर अमाउंट पीजेंट्स को पेड करना होगा। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोड्यूस न्यू सिल्वर कॉइन कॉल्ड डैम। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? एक नई सिल्वर कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसको क्या कहते हैं? डैम। दे वर इन सर्कुलेशन टिल 1835। तो देखो, जो सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था इसने, किसने? शेरशाह सूरी ने, जिसको डैम नाम दिया गया था, वो कब तक सर्कुलेशन में था? 1835 तक। ठीक है। ही बिल्ड द शाही रोड
फ्रॉम द इंडस वैली टू सोनार वैली इन बंगाल। इसने क्या बिल्ड किया था? शेरशाह सूरी ने शाही रोड को बिल्ड किया था। कहाँ से कहाँ तक? इंडस वैली से सोनार वैली। सोनार वैली कहाँ है? बंगाल में। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं ना कि शाही रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ से कहाँ तक? इंडस वैली से सोनार वैली तक। ठीक है, ये जो शाही रॉयल रोड है, इसको बाद में चल करके क्या किया गया? इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश पीरियड में इसका नाम बदल करके जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से रख दिया गया। ठीक, ही ऑल्सो बिल्ड सराइज लॉजिंग विच ऑल्सो सर्व्ड एज पोस्ट ऑफिस। अभी प्रेजेंट में जैसा पोस्ट ऑफिस है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था। ठीक है, एवरी सराय वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहना कस्टोडियन। जो भी सराइज वगैरह थी उसका एक कस्टोडियन हुआ करता था जो उसको फॉलो करता था। ठीक, ही फॉलोड द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी जैसा करता था हॉर्सेस की ब्रांडिंग वगैरह, ये स्टेप किसने फॉलो किया था? शेरशाह सूरी ने इसे फॉलो किया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं किसको? अकबर को, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1556 से 1605। जब हुमायूं की डेथ हुई तो उस टाइम पे अकबर की एज काफी कम थी, अकबर बहुत छोटा था, तो डायरेक्टली तो वो रूल कर नहीं सकते थे। लेकिन हुमायूं के बाद कोई सक्सेसर भी नहीं था, तो अकबर को थ्रोन पे बैठना पड़ा। बट डायरेक्टली वो अकेले सारी चीजों को मैनेज नहीं किए थे, उनके साथ बैरम खान उसको असिस्ट किए थे। तो अकबर को असिस्ट कौन किया था? बैरम खान। इसीलिए बैरम खान को टाइटल भी मिल गया था खाने खाना का। अब एक एक चीजें हम अकबर के बारे में डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। ही सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर हुमायूं's डेथ। हुमायूं की डेथ के बाद कौन सक्सीड किया था? अकबर सक्सीड किया था। ठीक है, इन 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ही डिफीटेड हिमू सूर्स वजीर। देखो हुआ क्या था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ा था? बाबर ने। बाबर क्या किए थे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू इंडिया में मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किए थे। फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने सूर वजीर, अभी सूर डायनेस्टी पीछे हमने देखा, तो सूर वजीर एक था हेमू, जो कि काफी ज्यादा केपेबल था, उसको अकबर ने हराया था। कब? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब था? 1556 में, ये ध्यान रखिएगा। बिटवीन 1556-60 अकबर रूल्ड अंडर बैरम खान। देखो 1556 से 1560 तक अकबर उम्र में काफी कम था, डायरेक्टली रूल नहीं कर सकता था, तो वो बैरम खान के अंडर में, मतलब कि बैरम खान ने उसे असिस्ट किया, अच्छे से सारी चीजें बताया, तो उसके अंडर में उन्होंने अपना किंगडम आगे ले गया। ठीक है, बैरम बिकेम द वकील ऑफ द किंगडम। तो बैरम ने ऑब्वियसली बात है, जब इतना साथ दिया है तो उसको एक अच्छा खासा प्लेस मिलेगा ही मिलेगा। तो उनको कौन सा प्लेस मिला था? किंगडम के वकील का, और टाइटल भी मिला था खाने खाना का। फिर 1576 में क्या हुआ? हल्दी घाटी का बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ। इसमें क्या हुआ? अकबर डिफीटेड राणा प्रताप फॉलोइंग द मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर एक्सेप्टेड अकबर सुजैनिटी। जो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकबर के टाइम पीरियड का। रीजन बिहाइंड की इस बैटल के बाद क्या हुआ था? जितने भी राजपूत रूलर्स थे वो धीरे धीरे करके डिफीट हो गए थे। स्पेशली इस बैटल में मतलब मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स डिफीट हो गए थे और सब अकबर के सुजैनिटी के अंडर में आ गए थे। मतलब कि अब अकबर डायरेक्टली रूल करने लगा था राजपूत को। ठीक है, अकबर डिफीटेड गुजरात रूलर मुजफ्फर शाह। उस टाइम पे गुजरात में कौन रूल कर रहा था? मुजफ्फर शाह। तो अकबर ने उन्हें भी डिफीट किया था। मतलब कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ अकबर अपना राज्य फैला रहा था। टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री ही बिल्ड बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। गुजरात का जो मुजफ्फर शाह रूलर था, उनको डिफीट करने के बाद अकबर ने क्या किया? अपने उस विक्ट्री को याद रखने के लिए, उस जीत को याद रखने के लिए उसने क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। अकबर ग्रेजुअली इनलार्ज द मुगल एम्पायर टू इंक्लूड मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जैसा कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि अकबर ने क्या किया था? धीरे धीरे करके अपने चारों तरफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट को मुगल एम्पायर के अंडर में लाने की कोशिश किया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट अगर मुगलों के अंदर किसी के अंडर में था तो वो अकबर के ही टाइम पीरियड में था। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट और कॉइनेज को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। उस टाइम पे मुगल एम्पायर क्या हुआ? काफी सूबाज में डिवाइड हो गया। सूबाज मतलब कि प्रोविंसेस, ये समझो, मान लो पूरा मुगल एम्पायर, तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इनको क्या कहना जाने लगा? सूबाज। ठीक है, गवर्न बाई सूबेदार। तो सूबास का जो हेड हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? सूबेदार। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल फंक्शन के लिए कोई अलग रहेगा, मिलिट्री फंक्शंस के लिए कोई अलग रहेगा। सूबेदार ही पॉलिटिकल फंक्शन और मिलिट्री फंक्शन दोनों को कैरी आउट किया करते थे सूबाज में। और भी ऑफिशियल्स थे सूबाज के, जैसे कि दीवान, बख्शी, सदर, काजी।
एक ही पर्सन सारी चीजें तो मैनेज नहीं कर सकता है, तो ठीक है सूबेदार तो था ही, बट साथ ही साथ और भी ऑफिशियल्स थे हर सूबाज में, जैसे कि दीवान। लेकिन हाँ, ये हर सूबाज के लिए अलग अलग थे, जैसे कि मान लो यहाँ के दीवान अलग हैं तो यहाँ के दीवान अलग, ऐसे अलग थे। दीवान, बख्शी, सदर, काजी, ये सारे ऑफिशियल्स हुआ करते थे सूबाज के। ठीक। देखो मुगल एम्पायर में उस टाइम पे और भी डिवीजन था, लैंड का डिवीजन, जैसे कि जागीर, खलीसा और इनाम। जागीर लैंड कौन सा लैंड हुआ करता था? वो लैंड जो कि नोबल्स या रॉयल फैमिली के मेंबर्स को अलॉट किया जाता था, उनको क्या कहते थे? जागीर। मतलब कि जो लैंड पर्टिकुलरली नोबल्स को दिया जाता था या रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए था, उसको क्या कहते थे? जागीर। नेक्स्ट लैंड क्या था? खलीसा। ट्रैक्ट रिजर्व फॉर द रॉयल एक्सचेकर। रॉयल एक्सचेकर के लिए जो जो लैंड्स वगैरह थे, उनको क्या कहा जाता था? खलीसा। और लास्टली क्या था? इनाम। इनाम मतलब कि रिलीजियस लीडर्स, जैसे कि हम कह सकते हैं जो पंडित वगैरह हुआ करते थे या फिर जो मौलवी वगैरह हुआ करते थे, उनको जो लैंड दिया जाता था, उनको क्या कहा जाता था? इनाम। तो ये सारे वर्ड्स पूछ सकता है, जैसे कि इनाम किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है इनाम लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड जरूर याद रखिएगा, जागीर, खलीसा और इनाम। ठीक। अब हम अकबर के पीरियड का लोकल गवर्नमेंट देख लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट में कौन था? फौजदार, चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अमलगुजार, लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन वर द चीफ ऑफिसर ऑफ सरकार। मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर के चार्जेस वगैरह को देखता था, उसको क्या कहते थे? फौजदार कहा जाता था उस टाइम पे। अकबर के टाइम पे जो लॉ एंड ऑर्डर के चार्जेस वगैरह को देखते थे, उनको फौजदार कहा जाता था। और जो लैंड असेसमेंट या रेवेन्यू कलेक्शन के काम को देखते थे, उनको क्या कहा जाता था? अमल गुजार कहा जाता था। ये दोनों वर्ड मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉइनेज हम देखते हैं। इंट्रोड्यूसेस गोल्ड कॉइन कॉल्ड अशरफी या मोहर्स। अकबर ने क्या किया था? गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। उनके टाइम पे गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था? असरफीज या मोहर्स कहा जाता था। ठीक है, ही ऑल्सो बिगेन डेटिंग हिज कॉइन एज पर न्यू इलाही एरा। देखो अभी तक क्या होता था, जो कॉइन्स था उस पे हिजरी एरा मेंशन होता था, लेकिन अकबर ने ये हिजरी एरा को कैंसिल कर दिया और यहां से क्या स्टार्ट किया? इलाही एरा को मेंशन करना स्टार्ट कर दिया, इलाही एरा। ठीक है, ये ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इलाही एरा कहां से स्टार्ट हुआ था? अकबर के टाइम से स्टार्ट हुआ था, और उससे पहले क्या चला था? हिजरी एरा चला था। अकबर इंट्रोड्यूसेस प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग पर्सियन पोएट्री प्रेजिंग द रूलर ऑन द कॉइन। देखो अकबर ने एक चीज और इंट्रोड्यूस किया, क्या? रूलर्स को प्रेज करने के लिए, मतलब कि जो रूलर्स पर्टिकुलर एरिया पे जीतते थे या किसी और राजा पे जीत हासिल करते थे, तो उनको समझो एक गिफ्ट देने के लिए क्या किए थे? उन्होंने क्वाइंस पे उनकी पोएट्री, पर्सियन पोएट्री को इंस्क्राइब करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अकबर ने ही ये काम शुरू किया था। रूलर्स को खुश करने के लिए, प्रेज करने के लिए, उन्हें गिफ्ट देने के लिए उन्होंने क्वाइंस पे पर्सियन पोएट्री को इंस्क्राइब करना स्टार्ट करवाया था। ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मनसबदारी सिस्टम। ये मनसबदारी सिस्टम ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अकबर के ही टाइम पे था, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। बाय द वे पहले हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द राजा टोटरमल, अकबर एक्सपेरिमेंटेड ऑन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इट वाज जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम। देखो राजा तोदरमल के साथ अकबर ने क्या किया? रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। कैसे? जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम के थ्रू। अब बंदोबस्त सिस्टम में क्या क्या था, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है, हम एक एक को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। बट ये पूछ सकता है कि किसके साथ, या अकबर ने कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था? जब्ती, जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें क्या था? दहशाला सिस्टम। दहसाला में क्या था? रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ लैंड मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 इयर्स। लास्ट 10 इयर्स, जैसे मान लो देखो ये पर्टिकुलर लैंड है, तो लास्ट 10 इयर्स इस लैंड पे किस हिसाब से खेती हुई है, उसके अकॉर्डिंग लैंड को मेजर किया जाएगा और रेवेन्यू को फिक्स किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस पर्टिकुलर एरिया में लास्ट 10 इयर्स में कैसा खेती हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा, और आगे आने वाले हर साल उसी के बेसिस पे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये इंप्रूव्ड वर्जन था जब्ती, जो जब्ती सिस्टम राजा टोडरमल के साथ अकबर ने स्टार्ट किया था, उसी का इंप्रूव्ड सिस्टम था दहसाला सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? बताती या घोला बख्शी सिस्टम। इसमें क्या था? प्रोड्यूस डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड पीजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे कि पहला तो ये समझ में आया दहसाला सिस्टम। दूसरा क्या कह रहा है? मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें जो भी प्रोड्यूस हुआ, मतलब कि क्रॉप्स प्रोड्यूस हुआ अगर इतना पर्टिकुलर, तो ये क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके किसके बीच में? स्टेट और पीजेंट के बीच में। यही क्या था? बटाई या घोला बख्शे सिस्टम। बटाई नाम से क्लियर हो रहा, बांटना, तो किसके किसके बीच में बढ़ता था? स्टेट और पीजेंट के बीच में। और क्या बढ़ता था? जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हुआ है पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नजदाक या कानखुट। रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीजेंट हैड बीन पेइंग इन द पास्ट। देखो ये क्या था?
प्रेजेंट पास्ट में मतलब कि पिछले बीते हुए सालों में किस हिसाब से रेवेन्यू पेड करता था, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में भी रेवेन्यू लिया जाता था। ये कौन सा सिस्टम था? नस्दाक सिस्टम। ठीक है। कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड, लैंड का उस टाइम कैटेगराइजेशन भी हो गया था, जैसे कि पुलाज। ये वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा कि पुलाज किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है अकबर के टाइम में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे रिलेटेड है। पुलाज का मतलब क्या है? कल्टिवेटेड एवरी ईयर, सॉरी पुलाज लैंड, जैसे मान लो ये लैंड में डिवीजन था, ये लैंड क्या हुआ? पुलाज लैंड। पुलाज लैंड कौन सा लैंड हुआ करता था? जो हर साल कल्टीवेट किया जाता था। नेक्स्ट पराती, 1 in 2 years, मतलब कि जो 2 साल में, जिस लैंड पे 2 साल में एक बार क्या होता था? कल्टीवेशन होता था। चाचर, 1 in 3 or 4 year। देखो इसको ऐसे समझो, पर्टिकुलरली जो हर साल जब लैंड पे कल्टीवेशन होगा, उस लैंड को क्या कहा जाता था? पोलाज। फिर 2 साल में एक बार जिस लैंड पे कल्टीवेशन होता था, उसको क्या कहा जाता था? परती। फिर चाचर, जो कि 3 या 4 साल में जिस लैंड पर कल्टीवेशन होता था, उसको परती कहा जाता था। और बंजर, मतलब कि 5 या उससे अधिक सालों में पर्टिकुलर उस लैंड पर कल्टीवेशन हुआ है। तो हर साल, फिर 2 साल पे, फिर 3-4 साल पे, फिर क्या है? 5 या उससे अधिक साल पे। इसी बेसिस पे लैंड का कैटेगराइजेशन हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज मेड जनरली इन कैश। इस टाइम पे रेवेन्यू का पेमेंट कैसे होता था? कैश में। मतलब कि धीरे धीरे करके डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट हो गया था, तो कैश वगैरह में रेवेन्यू का पेमेंट होने लगा था। कनिंगोस वर हेरिडेटरी होल्डर ऑफ लैंड एंड करोरीज वर ऑफिसर अपॉइंटेड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। दे हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डैम्स, मतलब कि रुपीज। ठीक है, तो ओवरऑल कनिंगोज और करोरीज क्या है, बस इस पे ही ध्यान देना है, काफी डिटेल में इसको नहीं डिस्कस करना है। ठीक, चलिए, तो आई होप आप लोगों को लैंड रेवेन्यू सिस्टम समझ में आया होगा। और अकबर के टाइम का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और कीवर्ड्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पुट ऑन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मनसबदारी सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूसेस मनसबदारी सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने अपने जो एरिया था अकबर ने उसका जो एरिया था, मतलब कि जहां जहां वो रूल करता था, वहां पे क्या किया था? मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक मनसब। इस सिस्टम में क्या हुआ था? हर ऑफिसर को एक रैंक दिया गया था। रैंक को क्या कहा जाता था? मनसब। वर्ड मनसबदार यूज फॉर ऑल बट इट हैड 3 स्केल ग्रेडेशन। जैसे मनसबदार, जिसको 5,000 जट या उससे कम दिया जाता था, उसको मनसबदार कहते थे। ठीक है। आमिर, मतलब कि जिसको, सॉरी 5,000 नहीं, 500 जट, 500 जट या उससे कम जट जिसको दिया जाता था, उसको मनसबदार कहते थे। फिर नेक्स्ट आमिर, जिसको 500 से 2500 जट दिया जाता था, वो आमिर होता था। फिर नेक्स्ट आमिर उम्दा, जिसको 2500 जट से ज्यादा जट दिया जाता था, उसको आमिर उम्दा कहा जाता था। ठीक है। रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू 2, जट एंड सवार। रैंक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करते थे, जट और सवार में। ठीक। जत क्या था? फिक्स द पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी ऑफ अ पर्सन। जत क्या होता था? पर्टिकुलरली पर्सन का जो सैलरी फिक्स किया जाता था, वो जत होता था। ठीक है। सवार, सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ सवार्स हैड टू बी मेंटेन्ड बाय पर्सन। मतलब कि पर्सन को पर्टिकुलर नंबर ऑफ सवार्स इंडिकेट करना है, मेंटेन किए रखना है। ठीक है, अपने ग्रुप में पर्टिकुलर नंबर ऑफ सवार्स को मेंटेन किए रखना। एवरी सवार हैड टू मेंटेन एटलीस्ट 2 हॉर्सेस। मनसब रैंक वाज नॉट हेरिडेटरी। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। मनसब रैंक क्या था? हेरिडेटरी नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। मनसबदार वर पेड बाय असाइनिंग जागीर्स। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, मनसब रैंक जो था वो हेरिडेटरी नहीं था, और मनसबदार रैंक्स को पेड कैसे किया जाता था? जागीर्स दे करके। ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी भी अच्छी थी, और आर्ट, दोनों को हम इसमें देखते हैं डिटेल वे में। एबॉलिश जिजिया। अकबर ने क्या किया? जिजिया को एबॉलिश किया। जिजिया क्या था? पिलग्रिमेज एंड फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मतलब कि वॉर में जो प्रिजनर्स वगैरह आए थे, उनको फोर्स करके क्या करना? उनका कन्वर्जन करना। ये सारी चीजें अकबर ने बंद कर दी थी। काफी नॉर्मल था, मतलब पोलाइट था रिलीजियस को लेकर के। ठीक है। ही बिल्ट इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इसने क्या किया था? इबादत खाना का इस्टेब्लिशमेंट भी करवाया था, जहाँ पे क्या होता था? रिलीजियस, मतलब कि हर अलग अलग रिलीजन को लेकर के डिस्कशन भी हुआ करता था। अकबर वॉज कन्विंस दैट रिलीजियस बाइगॉट्स ओवर एम्फेसिस रिचुअल एंड डोगमा। Thus, he advocated the idea of sulh kul or universal peace, idea of tolerance which did not discriminate between the people different religions. Abul Fazl helped Akbar in framing a version of governance around the idea of sorry, सुलह कुल, मतलब कि यूनिवर्सल पीस। सुलह कुल का क्या मतलब? यूनिवर्सल पीस। तो अकबर क्या फॉलो करता था? सुलह कुल को फॉलो करता था, आइडिया ऑफ सुलह कुल को फॉलो करता था।
इसको फ्रेम करने के लिए अकबर का सबसे ज्यादा हेल्प किसने किया? अबुल फजल ने किया। याद रखिएगा, पूछ सकता है सुलह कुल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल पीस। और किस मुगल किंग ने इसको इस आइडिया को एडवोकेट किया था? तो अब इसी बात है, अकबर ने एडवोकेट किया था। ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। तो अकबर ने तो इसको फॉलो ही किया था सुलह कुल को, बट इसको आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया था। ठीक है। इन 1582 ही प्रोमलगेटेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही। 1582 में क्या हुआ? अकबर ने एक नए रिलीजन को प्रोमलगेट किया जिसको क्या कहते हैं? दीन इलाही और डिवाइन फेथ। इट बिलीव इन वन गॉड। ठीक है। इट कंटेन गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजियस। It had only 15 followers, including Birbal. Akbar did not compel any to his new faith. Charokha Darshan, introduced by Akbar, with the objective of broadening the acceptance of imperial authority as part of popular faith. तो इतना कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे, जैसे कि जिजिया इन्होंने अबॉलिश किया था, इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना का मतलब सुलह कुल को आइडिया को ये प्रमोट करते थे, सुलह कुल के आइडिया को ये क्या करते थे? एक्सेप्ट करते थे। और इसमें इनकी सबसे ज्यादा हेल्प किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। दीन इलाही को ये प्रमलगेट किए थे, एक नया रिलीजन बनाए थे, प्रमलगेट किए थे। कौन सा रिलीजन? दीन इलाही। और झरोखा दर्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर द्वारा। ठीक है। तो आई होप आप लोग को रिलीजियस पॉलिसी अकबर का समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आर्ट देखते हैं। हजनामा कंसिस्टिंग ऑफ 1200 पेंटिंग बिलोंग टू हिज रेन। इनके रेन में क्या हुआ था? हजनामा एक बनाया गया था जिसमें 1200 पेंटिंग, अकबर के रेन में 1200 पेंटिंग बनाई गई थी। यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज प्रिस्ट इन हिज कोर्ट। इनके ही टाइम पे क्या हुआ था? अकबर के टाइम पे क्या हुआ था? यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। जसवंत एंड दसवान वर फेमस पेंटर इन हिज कोर्ट। इनके कोर्ट में पर्शियन पोएट भी थे। कौन? अबू फजल और उनके भाई अबुल फैजी। अबुल फजल और अबुल फैजी दोनों कौन थे? पर्शियन पोएट थे, जो कि अकबर के कोर्ट में भी थे। ठीक है। और भी थे, जैसे तारिक अफ्ती, उतबी, नजीर, ये लोग भी थे। पर्शियन पोएट तो थे ही, साथ ही साथ हिंदी पोएट भी थे, जैसे कि तुलसीदास, जिन्होंने क्या लिखा था? रामचरित मानस भी लिखा था। अकबर कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्ड इनटू पर्शियन। अकबर ने क्या किया था? अकबर के टाइम पे बहुत सारे संस्कृत वर्ड पर्शियन में कन्वर्ट भी किए गए थे। ठीक है। अब मकदब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड एट फतेहपुर सीकरी। तो ये पूछ सकते हैं ना, मकदब खाना का मतलब जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, तो फतेहपुर सीकरी में मकदब खाना भी बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। राजम नमा इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत को भी क्या किया था? संस्कृत से पर्शियन ट्रांसलेट करवाया था अकबर ने, जिसको क्या नाम दिया था? राजम नमा। ठीक है। अकबर पीरियड वाज पॉपुलरली नोन एज रिनाइजेंस ऑफ पर्शियन लिटरेचर, रेनेसा ऑफ पर्शियन लिटरेचर। अकबर पीरियड को क्या मानते हैं? पर्शियन लिटरेचर का रेनेसा। ठीक है। तो आर्ट भी हमने देख लिया कि अकबर के टाइम पे आर्ट वगैरह क्या सीन था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? आर्किटेक्चर और अकबर के नौरत्नाज। अकबर के कोर्ट में नौरत्नाज थे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले आर्किटेक्चर को देखते हैं। पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स एट फतेहपुर सिटी, सिटी ऑफ विक्ट्री। मैनी बिल्डिंग इन गुजराती एंड बंगाली स्टाइल आर फाउंड इन दिस कॉम्प्लेक्स। गुजराती स्टाइल वाज प्रोबेबली बिल्ट फॉर हिज राजपूत वाइफ। देखो अकबर ने क्या किया? गुजराती और बंगाली स्टाइल में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनवाए थे। ठीक है। स्पेशली गुजराती स्टाइल वो किस लिए बनवा रहे थे? अपनी राजपूत वाइफ्स के लिए। ठीक। अकबर ने और क्या बनवाया था? दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, और दीवाने खास, प्राइवेट हॉल। तो दीवाने आम और दीवाने खास का जो वो था बिल्डिंग, जिसको कह सकते हो, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है। मोस्ट मैग्निफिकेंट बिल्डिंग इन इट इज द जामा मस्जिद एंड गेटवे टू इट कॉल्ड बुलंद दरवाजा और लोफ्टी गेट, शेख सलीम चिश्ती दरगाह। ठीक है। तो अकबर ने मेनली तो अकबर ने जामा मस्जिद भी बनवाया था और बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। और भी फतेहपुर सीकरी में और भी बिल्डिंग्स वगैरह बनवाए थे, जैसे कि जोधाबाई पैलेस, पंचमहल विद 5 स्टोरीज। पंचमहल क्या है? 5 स्टोरीज से है, जो कि नाम से भी क्लियर हो रहा था। ये सारी चीजें अकबर ने ही बनवाई थी। ड्यूरिंग अकबर रेन हुमायूं टॉम वाज बिल्ट इन दिल्ली एंड इट हैड अ मैसिव डोम ऑफ मार्बल। इट मे बी कंसिडर्ड प्रिक्यूरियस टू ऑफ द ताजमहल। देखो अकबर ने और क्या करवाया था? हुमायूं टॉम्ब को भी बिल्ड करवाया था। ठीक है। अकबर टॉम्ब एट सिकंदर नियर आगरा वाज कंप्लीटेड बाय जहांगीर। अकबर ने हुमायूं की टॉम्ब बनवाई थी, और अकबर टॉम्ब कहाँ पे बना था? सिकंदरा में। ये किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था? जहांगीर द्वारा। ही बिल्ट आगरा फोर्ट इन रेड सैंडस्टोन। इन्होंने आगरा फोर्ट भी बनवाया था, किसमें? रेड सैंडस्टोन में। और जहांगीर महल इन इट अकॉर्डिंग टू द हिंदू डिजाइन। ठीक है। हिंदू डिजाइन से इन्होंने क्या बनवाया था? आगरा फोर्ट बनवाया था रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके, और जहांगीर महल भी बनवाया था। तो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन भी इतना ही था। फतेहपुर सीकरी में मोस्टली इन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई थी, बहुत सारे पैलेसेस, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनवाए थे, और स्पेशली राजपूत वाइब्स के लिए ये गुजराती स्टाइल इस्तेमाल कर रहे थे। दीवाने आम, दीवाने खास भी यही बनवाए थे। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा इन्होंने ही बनवाया था। जोधाबाई पैलेस और पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में इन्होंने
इन्होंने ये बनवाया था। हुमायूं टॉम्ब भी अकबर के ही रेन में बना था दिल्ली में। और अकबर टॉम्ब किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था? जहांगीर द्वारा। कहाँ पे? सिकंदरा, नियर आगरा में। आगरा में इन्होंने क्या बनवाया था? आगरा फोर्ट भी बनवाया था। किसका इस्तेमाल करके? रेड सैंड स्टोन का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब हम अकबर के नौरत्नाज को देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर है। सबसे पहला कौन है? अबुल फजल। दूसरा अब्दुल रहीम खाने खाना। थर्ड बीरबल। फोर्थ मिर्जा अजीज कोका। फिफ्थ फैजी। सिक्स्थ राजा मान सिंह। सेवंथ राजा टोडरमल। एट फकीर अजियुद्दीन। 9 तानसेन। तो इन 9 का पूरा नाम याद रखिएगा। उनके बारे में यहाँ पे चीजें हैं, ये एडिशनल हैं, या पढ़ लीजिएगा, बट अकबर के नौरत्नाज का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम जहांगीर को देखेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक था। जहांगीर कौन थे? सलीम। अकबर की डेथ के बाद सलीम क्या किए? थ्रोन पे बैठे, मतलब कि सलीम जो है राज करना शुरू कर दिए थे। देखो हुआ क्या था, अकबर की डेथ के बाद अकबर के बेटों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। स्पेशली ये जो अकबर का लड़का एक था खुसरो, काफ़ी लड़ाई किया, बट ही वॉज अ नॉट केपेबल रूलर। वो केपेबल रूलर नहीं था। इसी रीज़न की वजह से उसने अकबर को सक्सीड नहीं किया। और सक्सीड तो नहीं किया, जब जहांगीर ने सक्सीड किया उसके बाद जहांगीर से लड़ाई भी किया, फिर भी ये हार गया। तो फाइनली अकबर को सक्सीड किसने किया था? जहांगीर ने किया था। ठीक है, जहांगीर का रियल नेम सलीम था। बाद में उन्हें टाइटल मिला जहांगीर का, जिससे जहांगीर के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, 1605 से ये रूल करना स्टार्ट किए थे। ठीक, अब एक एक पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश विजिटेड मछलीपट्टनम। देखो जहांगीर के टाइम में ब्रिटिशर्स कहाँ आए? मछलीपट्टनम में आए थे। जहांगीर के ही रेन में ब्रिटिशर्स मछलीपट्टनम में आए थे। कैपिटल हॉकिंस और थॉमस रॉय जहांगीर के कोर्ट में भी पहुंचे थे। थॉमस रॉय को फरमान भी मिल गया था, किस लिए? सूरत में अब वो इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। जहांगीर से थॉमस रॉय को ये फरमान मिल गया था कि सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री का सेटअप वो कर सकते हैं। ठीक है, फरमान वॉज सील्डेड बाई शाहजहां। ये जो फरमान था जो जहांगीर ने इशू किया था, उसको सील कर लिया गया था शाहजहां द्वारा। ठीक है, जहांगीर की वाइफ थी कौन? नूरजहां। जहांगीर अपनी वाइफ को बहुत मानता था, नूरजहां को। और नूरजहां जो है स्टेट अफेयर्स को अच्छे से देखती भी थी। ऐसा नहीं था कि वो फीमेल है तो वो नहीं देखेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहांगीर की वाइफ नूरजहां थी, जो कि स्टेट अफेयर्स वगैरह को अच्छे से देखती थी। ठीक है, मेहतब खान वॉज अ मिलिट्री जनरल। जहांगीर के मिलिट्री जनरल कौन थे? मेहतब खान, जो कि जहांगीर को बहुत अपोज किए थे, जहांगीर के खिलाफ रिवॉल्ट भी बहुत ज़्यादा किए थे। ठीक है, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, जिसको क्या कहते हैं, तुजुके जहांगीरी नाम से जानते हैं, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। फेस टफ फाइट ऑफ मलिक अंबर इन एक्सपेडिशन टू अहमदनगर। इंट्रोडक्शन ऑफ दू असफ सी असफ। ये ध्यान दीजिएगा, दू असफ सी असफ का इंट्रोडक्शन किया था किसने? जहांगीर ने। ये था क्या? जो मनसबदारी सिस्टम हमने देखा अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, मनसबदारी सिस्टम, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म था दू असफ सी असफ। तो दोनों में अंतर जरूर याद रखें, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट मनसबदारी अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, वहीं पे दू असफ सी असफ जहांगीर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नोबल्स वर अलाउड टू मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स विदाउट रेजिंग देयर जेट रैंक्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं, जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ? अब फ्लोरल डिजाइन्स वगैरह स्टार्ट हो गया। अभी तक मतलब जहांगीर से पहले फ्लोरल डिजाइन नाम मात्र होता था, बहुत रेयर, बट जहांगीर के पीरियड से आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह स्टार्ट हो गया। इन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद भी बनवाया था। ठीक है, यूज़ ऑफ हालो और डिवाइन लाइट बिहाइंड द किंग्स हेड स्टार्टेड अंडर हिम। आप लोगों ने देखा होगा किंग के जो सर के पीछे जो वो मुकुट पहनते, ताज पहनते हैं, उसके पीछे लाइट रहती है ना, हालो जिसको बोलते हैं, या डिवाइन लाइट, वो किसने स्टार्ट करवाया था? जहांगीर ने स्टार्ट करवाया था। जहांगीर के टाइम में क्या हुआ था? हालो या डिवाइन लाइट का हालो और डिवाइन लाइट के यूज़ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में जो भी चीज़ें एसेंशियल थी वो हमने देखा, ही आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शाहजहां। जहांगीर को सक्सीड किसने किया? शाहजहां, जिनका टाइम पीरियड 1628 से 1658 था। ठीक है, इन्होंने जहांगीर को सक्सीड किया था। और इनके सक्सेशन के बाद ये अपनी वाइफ मुमताज़ महल को बहुत ज़्यादा मानते थे, और ये 1628 में सक्सीड किए थे। उसके 3 साल बाद ही इनकी वाइफ मुमताज़ महल की डेथ हो जाती है। ठीक है, जिसकी याद में ये क्या बनवाते हैं? ताजमहल बनवाते हैं, ताजमहल। ठीक, इन नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन ऑफ शेख बल्ख फ्रॉम उज्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू द सफाविद्स। देखो शाहजहां के टाइम में क्या हुआ, जो एक्सटर्नल अटैक था वो स्टार्ट हो गया था, और धीरे धीरे करके जो मुगलों के पास ये कांधार वाला एरिया था, शाहजहां के टाइम पे वो कांधार वाला एरिया ये लोग हार गए थे। सफाविद्स वहाँ पे अब रूल करना स्टार्ट करते थे, सफाविद्स के अंडर में कांधार वाला एरिया आ गया था। ठीक है, हाँ, शाहजहां की जो डेक्कन पॉलिसी थी वो काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल रही, वो काफ़ी अच्छी चली। डेक्कन में क्या था, जैसे हमने देखा है, बहमानी किंगडम बाद में चल करके 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, वही उस एरिया को कैप्चर करने के लिए शाहजहां ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, और फाइनली वो 2 पार्ट
कौन कौन सा, सॉरी 3 पार्ट, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा को एनेक्स भी कर लिए थे। अहमदनगर को तो डायरेक्टली एनेक्स कर लिए थे, बट स्टार्टिंग में बीजापुर गोलकोंडा के साथ ट्रीटी साइन किए थे कि ठीक है आप वहाँ पे रूल करो वहाँ के एम्परर से, बट वो चीज़ मेरे अंडर है, ठीक है। तो शाहजहाँ की डेक्कन पॉलिसी काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल रही। कोर्ट, आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहाँबाद। देखो अभी तक कैपिटल क्या था, आगरा था, बट शाहजहाँ ने कैपिटल शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, शाहजहाँबाद। अब जो भी कोर्ट थी, आर्मी थी, हाउस होल्ड थी, वो आगरा से शाहजहाँबाद की तरफ शिफ्ट होने लगी, ठीक है। इट वॉज अ न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेसिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली। सैल्यूटेशन अंडर शाहजहाँ इट वॉज चहर तस्लीम एंड जमीन बोस। देखो शाहजहाँ के टाइम पे क्या था, चहर तस्लीम और जमीन बोस का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया। जमीन बोस का मतलब किसिंग द ग्राउंड, तो चहर तस्लीम और जमीन बोस किसने स्टार्ट करवाया, ये पॉइंट याद रखिएगा, शाहजहाँ ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन ब्रोक आउट। शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ के लड़कों के बीच में क्या हुआ, वॉर स्टार्ट हो गया, जंग शुरू हो गई थी। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ शामुरगा, बैटल ऑफ ख्वाजा, बैटल ऑफ दिरोई टुक प्लेस एंड फाइनली औरंगजेब इमर्ज विक्टोरियस। शाहजहाँ अभी जिंदा ही थे, बट उनके रेन में ही क्या हुआ, उनके लड़कों के बीच में जंग छिड़ गई और फाइनली क्या हुआ, इसमें से औरंगजेब सक्सीड किया था, ठीक है। औरंगजेब सबको हरा करके विक्ट्री प्राप्त किया था, इसीलिए शाहजहाँ को सक्सीड कौन किया था, औरंगजेब किया था, ठीक है। इनके एक कोर्ट हिस्टोरियन थे अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने क्या लिखा था, बादशाह नामा। तो बादशाह नामा के राइटर कौन थे, अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि शाहजहाँ के कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे, ठीक है। शाहजहाँ नामा भी लिखा गया था किसके द्वारा, इनायत खान। और इनायत खान के बेटे थे, वो क्या किए थे, भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी किए थे। मुगल्स ऐसा काम किया करते थे, स्पेशली अकबर के टाइम से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। मोस्ट ऑफ द बुक्स को, संस्कृत लिटरेचर्स वगैरह को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया गया था। तो शाहजहाँनामा इनायत खान द्वारा लिखा गया था। इनायत खान के बेटे थे जिन्होंने भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है। आर्किटेक्चर देखते हैं शाहजहाँ, ताजमहल जो कि हमने डिस्कस ही कर लिया, मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है। इन्होंने मोती मस्जिद बनवाया था, रेड फोर्ट बनवाया था और जामा मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद वगैरह बनवाए थे, ठीक। पियतरा दूरा मेथड, ये कोई एक मेथड होता है, इस मेथड का इस्तेमाल किया था इन्होंने ताजमहल बनवाने में, ठीक है। तो ये मेथड जरूर याद रखिएगा, पियतरा दुर्ग मेथड, सॉरी दूरा मेथड, पियतरा दूरा मेथड को इस्तेमाल किया गया था शाहजहाँ द्वारा ताजमहल को बनवाने में, ठीक। तो शाहजहाँ के बारे में भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे औरंगजेब को, जिनका टाइम पीरियड 1658 से 1707 तक था। और इनके बाद ही, औरंगजेब के बाद ही क्या हुआ, औरंगजेब के कुछ स्टेप्स थे, जैसे कि रिलीजियस इंटॉलरेंसी सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप था औरंगजेब द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुगल एम्पायर धीरे धीरे करके डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। रिलीजियसली औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। चलिए हम इनके बारे में देख लेते हैं। मसीर द आलमगिरी बुक रिटन बाय मुस्तैद खान थ्रो लाइट ऑन औरंगजेब रूल। औरंगजेब के रूल के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, मुस्तैद खान ने किताब लिखी थी द आलमगिरी, उससे औरंगजेब के रूल के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसको टाइटल मिला था आलमगीर का, आलमगीर मतलब वर्ल्ड कॉन्करर। औरंगजेब को टाइटल मिला था आलमगीर का वर्ल्ड कॉन्करर। आलमगीर का मतलब क्या, वर्ल्ड कॉन्करर। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, औरंगजेब को और क्या कहा जाता था, जिंदा पीर, ठीक है। During his reign, Mughal Empire reached its great extent, ruling over nearly the entire Indian subcontinent. इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे मुगल एम्पायर के इस टाइम पे, जैसे हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, दीवाने आला। हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट को मीर बख्शी। इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड को मीर समन। इंटेलिजेंस ऑफिसर को बारित्स। रिपोर्टर को वकिया नवीस। हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट काजी। इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडोवमेंट सदर उल सदर। गवर्नर ऑफ पोर्ट मुस्तैद। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसका नाम कोशिश करिएगा जो वर्ड्स हैं उसको याद रख सके, ठीक है। देखो औरंगजेब के फादर का तो डेक्कन पॉलिसी अच्छा था ही, बट उन्होंने सारे पार्ट्स को नहीं एनेक्स कर पाया था ना, तो जो पार्ट्स बचा हुआ था वो किसके द्वारा एनेक्स किया गया, औरंगजेब द्वारा। बीजापुर और गोलकोंडा को इन्होंने एनेक्स कर लिया था। हाँ, शिवाजी महाराज जो कि एक मराठा किंग थे, इनसे लड़ाई करना औरंगजेब के लिए डिफिकल्ट था, ठीक है। और औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर था, तो इसने बहुत सारी चीज़ों को बंद करवा दिया था, जैसे कि ड्रिंकिंग या भांग का कल्टीवेशन, यूज़, सारी चीज़ें बैन करवा दिया था। साथ ही साथ ये वीणा बजाता तो था, मतलब इसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, वीणा वगैरह बजाता था, लेकिन अपने कोर्ट में म्यूज़िक को फॉरबिड कर दिया था। ऐसे करने का पीछे का रीज़न क्या था, ये सोचता था कि पब्लिक गैदरिंग्स ज़्यादा ना हो, अगर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा नहीं होगा तो वो किंग का अपोज नहीं करेंगे, किंग मतलब कि औरंगजेब भी, तो किंग का अपोज नहीं करेंगे और लोग अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, मेरे जो एम्परर है, मेरा जो एम्परर है उसको कोई वीक नहीं कर पाएगा, ठीक है।
झरोखा दर्शन जो था प्रैक्टिस हो रहा था, अब क्या किया औरंगजेब ने इसे भी बंद करवा दिया था। इसने बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह को भी बंद करवाए, जैसे कि दशहरा, नवरोज, ये सारे फेस्टिवल्स को भी औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या किया, हिंदू टेम्पल्स का जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह था, हिंदू टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो पहले शुरू में क्या किया कि हिंदू टेम्पल का कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया, जो रिपेयर हो रहा था हिंदू टेम्पल उसको बंद करवा दिया, और फिर बाद में क्या किया, हिंदू टेम्पल्स को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के ही अगेंस्ट था, औरंगजेब हिंदू के अगेंस्ट तो था ही साथ और भी मुस्लिम सेक्ट्स जो थे उनके भी अगेंस्ट था। इसीलिए इसने मुहर्रम वगैरह का सेलिब्रेशन पूरी तरीके से बैन करवा दिया था। ठीक है, जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को फिर से इम्पोज कर दिया, रीइम्पोज कर दिया। ठीक, इसने बीबी का मकबरा भी बनवाया था, जैसे ताजमहल बना था उसी तरीके से इसने भी बीबी का मकबरा बनवाया था। ठीक ठीक है, और इसने क्या करवाया था, जो 9th सिख गुरु है तेज बहादुर, इनको भी एग्जीक्यूट करवाया था। अब इस स्टेप की वजह से क्या हुआ, सिख भी इनके अगेंस्ट हो गए। ठीक, 9 सिख गुरु तेज बहादुर को इसने एग्जीक्यूट करवाया था, इस वजह से सिख भी इनके अगेंस्ट हो गए। तो मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, अभी पीछे हमने देखा सिख तो अगेंस्ट है ही, मराठास भी अगेंस्ट, हिंदू भी अगेंस्ट, मुस्लिम्स के और सेक्ट अगेंस्ट, मतलब कि हर तरफ से ये अकेला पड़ गया था। ठीक, यही मेन कारण रहा कि यहाँ से क्या हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एडेड हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बट ओवरऑल यहाँ पे है ना कि राजपूत, मराठा, सिख, इन सबसे मुगल एम्पायर की दुश्मनी हो गई। ठीक है, तो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो एक मेन रीजन बन गया मुगल एम्पायर के डिक्लाइनेशन का। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स मेडवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो, रिजर्व फोर्स तैनते रकब, लोन प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन तकावी, पोस्टल रनर्स को मेरवार्स, लोकल ट्रेडर्स बनिक, क्लर्क्स बितकिच, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ एवरी सोल्जर्स चेहरा, जेंटलमैन ट्रूपर्स अहादीज, gentlemen troopers who drew higher pay than ordinary serviceman under the mansabdari system, क्या कहते थे, अहादीस। ठीक है, peasant who owned the land they tilted, खुदकश्त, personal royal force maintained by शेरशाह खासा कईल, deed agreement between peasant and government, कुबलियत सिस्टम। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। लास्टली औरंगजेब के सक्सेसर्स को देखते हैं। ये लोग का बहुत छोटा छोटा, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहे, छोटा छोटा रेन भी रहा, बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं किए, और इसके बाद धीरे धीरे करके मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। देखो, औरंगजेब को सबसे पहले किसने सक्सीड किया, बहादुर शाह फर्स्ट। इनका रेन 1707 से 1712। जो भी गलतियां औरंगजेब ने की थी उसको सुधारने की कोशिश किए थे बहादुर फर्स्ट, मतलब कि जो भी रिलीजियस को लेकर के रिलीजियस पॉलिसी जो इनकी थी, इंटॉलरेंस पॉलिसी, उसको ये सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब तरफ से हिंदुओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे। ठीक है, जिजिया टैक्स वगैरह जो लगता था सबको एबॉलिश कर दिए थे। ठीक, मराठा, सिख और राजपूत, इन सबसे ये थोड़ा सा जो दुश्मनी था उसको कम करने की कोशिश की और टॉलरेंस स्टार्ट किए थे। ठीक है, बहादुर शाह फौज का बस इतना ही रोल रहा है। इसके बाद इन्हें कौन सक्सीड किया, जहांगीर शाह, सिर्फ 1 साल के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट कोई मुगल एम्पायर नहीं बन पा रहा था, किसी न किसी की मदद से लोग बन रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी की मदद से एम्पायर बन रहे हैं तो वही आपको हटा भी सकता है। जहांगीर शाह फर्स्ट किसकी हेल्प से बने थे, जुल्फिकर खान की हेल्प से बने थे। फिर जुल्फिकर खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी दे दिया गया था। ठीक है, इसने इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। इजारा सिस्टम क्या है, रेवेन्यू फार्मिंग, जिजिया वगैरह ये अबॉलिश कर दिए थे। सरदेशमुखी और चौथ, ये दोनों क्या था, टैक्स था, लैंड टैक्स हुआ करता था। तो सरदेशमुखी और चौथ को इसने इंट्रोड्यूस किया था डेक्कन एरिया में। ठीक है, कौन किया था, जहांगीर शाह, ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर शाह को कौन सक्सीड किया, फर्रुखसियर। टाइम पीरियड 1713 से 1719, इसने भी जिजिया वगैरह हटाया। अब फर्रुखसियर किसके हेल्प से आए थे, सैयद ब्रदर अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इनके हेल्प से ये बने थे राजा। ठीक है, तो जब तक सैयद ब्रदर जो कह रहे हैं फर्रुखसियर मान रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अब मान लो सैयद ब्रदर ने कुछ कहा, फर्रुखसियर उनकी बात नहीं माना, तो क्या हुआ, सैयद ब्रदर ने फर्रुखसियर को मरवा डाला। ठीक है, डायरेक्टली क्या किया, मरवा डाला और उनको वहां से हटा दिया, डायरेक्टली मरवा डाला। और फिर नेक्स्ट किसको थ्रोन पे लाया, रफ़ीउद दरजत। रफ़ीउद दरजत काफ़ी लिमिटेड, बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम के लिए आए थे। ठीक है, फिर रफ़ीउद दरजत का भी ये लोग क्या किए, सैयद ब्रदर जो थे वो लोग मिल करके रफ़ीउद दरजत को भी मार डाले, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानते थे तो ऑब्वियस सी बात है मार डाले। उसके बाद कौन आया, मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा नाम वैसा काम, रंगीले मिजाज के ये थे। टाइम पीरियड तो इनका लंबा था, बट हाँ इन्हीं के टाइम पे मेनली डिसइंटीग्रेशन हो गया मुगल एम्पायर का। रीज़न था क्योंकि ये अपने में ही बिजी थे, डांसर वगैरह में ही बिजी रह गए थे, तो ये बाहर की चीज़ें देख नहीं पा रहे थे। तो बहुत सारे स्टेट्स इनके रेन में क्या किए, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए, और इन्हीं के टाइम में बहुत सारे एक्सटर्नल अटैक्स भी होने लगे, जैसे नादिर शाह इन्वेड किया था,
नादिर शाह इन्वेड किया, दिल्ली को लूटा और कोहिनूर डायमंड लेकर के चला गया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का रेड भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो ये दोनों क्या हुए, एक्सटर्नल अटैक हुए। इंटरनली क्या हुआ, जो स्टेट्स थे अपने आप को क्या कर रही है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। जैसे कि डेक्कन एरिया कौन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, निजामुल मुल्क। अवध एरिया शदत खाना, बंगाल बिहार उड़ीसा के एरिया मुर्शिद कुली खान ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के रेन में मेनली हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब मोहम्मद शाह रंगीला को कौन सक्सीड किया, अहमद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का एक ही बेटा था, अहमद शाह। ठीक है, तो यही थ्रोन पे आया। ये सबसे ज़्यादा इनकम्पिटेंट रूलर था, ये तो कोई काम करता ही नहीं था। ये सारा किसको दे दिया था, उद्दम बाई। उद्दम बाई जो कि इसकी मदर थी, उनको ये सारा कारभार संभालने को दे दिया था। ठीक है, अब अहमद शाह को कौन सक्सीड किया, आलमगीर सेकंड। इनका एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि बैटल ऑफ प्लासी इनके टाइम पे हुआ था, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आलमगीर सेकंड जो थे, इनके टाइम पे ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक, अब आलमगीर सेकंड को कौन सक्सीड किया, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनके टाइम पे दो मेन वार्स हुआ था, एक तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों किसके टाइम पे हुआ था, शाह आलम सेकंड। ये सारी चीज़ें, ये जो बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ बक्सर है, इसको हम डिटेल वे में जब मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन सेशन करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। बट आप इतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शाह आलम सेकंड के टाइम पे दो मेन वॉर हुए थे, कौन कौन से, बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब इनको कौन सक्सीड किया, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, पूछ सकते हैं कि राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया, तो अकबर सेकंड जो था वो जो है राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। ठीक है, और लास्ट मुगल रूलर कौन रहा, बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857। ये लास्ट मुगल एम्परर रहे। ये काफ़ी अच्छे पोएट थे, तो ये अपना पेन नेम एज ए जफर इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे मुगल एम्पायर थे जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था। तो पूछ सकता है कि कौन से मुगल एम्पायर, तो पूछ सकता है कौन से मुगल एम्परर जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किए थे। तो आपको ध्यान रखना है बहादुर शाह सेकंड। उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, कंपनी रूल खत्म हुई, क्राउन रूल डायरेक्ट लिया गया। यहाँ से पूरे तरीके से मुगल एम्पायर क्या हुआ, खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया तो क्या हुआ, बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे हमारा मेडवल हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स का सेशन लाएं, क्योंकि अब एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया है। आप लोग का सिर्फ 25 से 30 दिन है, जिसमें से आपको ये जो रिवीजन है सिर्फ 25 डेज करना है। 5 डेज में आपको नॉर्मल रह करके सिर्फ और सिर्फ PYQs की रिवीजन करना है। तो वी विल ट्राई कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम सारे सेशंस अपने चैनल पे ले आएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।